आज हम लोग बच्चों शुरू करेंगे एक नया चैप्टर। अगर आपको याद हो तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने चैप्टर 1 आईसीआई के स्टडी मैट के हिसाब से कंप्लीट करा। फिर मैंने आपको बोला था कि पहले एंगेजमेंट होती है, फिर प्लानिंग होती है, फिर मटेरियलिटी, फिर रिस्क असेसमेंट, फिर रिस्पॉन्स, फिर एविडेंस। याद है सारी बातें? कम ऑन। तो हमने भाई साहब आईसीआई के चैप्टर्स को रखा साइड में और हमने सबसे पहले एंगेजमेंट समझ ली कि कैसे होती है। ऐसे 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अब एंगेजमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कम ऑन टेल मी, जल्दी बताओ। प्लानिंग। और प्लानिंग पता कौन से चैप्टर में? चैप्टर 2 में। आईसीआई कह रहे पहले 1 पढ़ो, फिर 11 का कुछ पोर्शन पढ़ लो, फिर 2 में आ जाना। तो वापस 2 में आ गया बेटा। चैप्टर 2 में बात करेंगे प्लानिंग की, राइट। आप लोगों के लिए मैंने कल की तरह बहुत ही बढ़िया एक बच्चों 1 पेजर बनाया है जिसमें पूरा का पूरा आपका प्लानिंग वाला स्टैंडर्ड जो है वो कवर कर दिया है, राइट। ये 1 पेजर का लिंक मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। आई होप आपने इसे डाउनलोड कर लिया है। नहीं किया तो अपनी व्हाट्सएप और टेलीग्राम कम्युनिटी चेकआउट कर सकते हैं। वहां पे मैंने आपको दे दिया है। डाउनलोड कर लिया तो थम्स अप दे दीजिए प्लीज जल्दी से एवरीवन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आइए बच्चों शुरुआत करते हैं। कौन सा एसे? एसे का नंबर क्या है बच्चों? जल्दी बताएं। एसे 300, एसे 300। लेकिन आप लोगों को याद है कल मैंने एक रूल बनाया था, नया चैप्टर नया एसे शुरू करने से पहले पुराने वाले सारे रिवाइज कर लो। ऐसे 200 बच्चों, ऐसे 200 उइया कासा overall objectives of an independent auditor and conduct of an audit in accordance with essays, right? essay 210 agreeing the terms of audit engagement, agreeing the terms of audit engagement। साथ में हो, साथ में हो, कम ऑन आ जाओ। अब आ गए बच्चों हम essay 300 पे। essay 300 किससे डील करता है? प्लानिंग। किस चीज की प्लानिंग? अरे टेंशन ही नहीं, याद रखने की टेंशन ही नहीं है। प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम करने क्या आए थे? ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उसकी प्लानिंग कैसे होगी? बस ये एसे का नाम है। बहुत ही प्यारा सा बच्चों एसे है, बहुत ही प्यारा सा एसे है। आराम से आप लोग इसको मेरे साथ पढ़ेंगे। एग्जाम में सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। 210 से क्वेश्चन फिक्स होता है, 300 से क्वेश्चन फिक्स होता है। फिक्स है, फिक्स आएगा, आएगा, राइट। तो प्लीज जरा साथ में जुड़े रहिएगा। ये 1 पेजर है। ये प्रिपेयर किसने किया है? तुम्हारे बड़े भाई ने प्रिपेयर किया है। और सीए फाइनल, सीए इंटर की ऑडिट की क्लासेस के लिए विजिट करें edu91.org जी, ठीक है। एज यूजुअल रिवीजन वीडियोस यहाँ मिलेंगी, पॉडकास्ट यहाँ पे मिलेगा। पॉडकास्ट सुना आपने से किसी ने? किसी दिन सुबह सुबह टहलने जाओ और पॉडकास्ट सुनो, क्या मजा आएगा तुम्हें पता नहीं। एकदम एकदम आनंद ही आनंद। टहलते टहलते ऑडिट पढ़ो बेटा जीवन में। आओ नाउ इस एसे में ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अच्छा जो बच्चे नए आए हैं बेटा, ये जो पीडीएफ है ना, इसके कोने कोने पे मैंने लिंक दे रखा है। आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो आप पॉडकास्ट और रिवीजन वीडियो वाली वेबसाइट पे निकल जाएंगे। आ जाइए। इस एसे का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों करनी चाहिए प्लानिंग? प्लानिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? इधर देखो, हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है, ऑडिट इज परफॉर्म्ड इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। अब ये एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर होता क्या है? परमानेंटली सुन लो। एफिशिएंट मतलब होता है टाइमली होना चाहिए। आप बताओ बच्चों, ऑडिट क्या टाइमली कंप्लीट होना चाहिए? कम ऑन, यस और नो, यस और नो? यस। टाइमली तो तभी कंप्लीट होगा जब अच्छे से प्लानिंग करेंगे। फिर इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव होना चाहिए मतलब भाई ऑडिट का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव याद है ना? ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मिडल स्टेटमेंट। तो इफेक्टिव का मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होना चाहिए। एफिशिएंट का मतलब कि हमारा ऑब्जेक्टिव टाइमली अचीव होना चाहिए। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, यस और नो? और इस एसे का ऑब्जेक्टिव ही क्या है? इस एसे का ऑब्जेक्टिव है भाई ऑडिट जो है वो एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में होना चाहिए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कम ऑन गाइस, जल्दी बोलो। अच्छा, ये याद नहीं करना है आपको। जब याद करने वाला माहौल आएगा मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, दूसरी बात, अब यहाँ पे एक नया वर्ड लिखा है, पहले मैं आपको वो समझाऊंगा। एंगेजमेंट टीम, ये क्या होती है सर? ये क्या होती है? मेरी बात सुनो अभी लिमिटेड डिस्कशन के लिए। बेटा ऑडिट करने आपको क्या लगता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अकेला चला जाता होगा? नहीं। देखो फर्म में मान लो अगर 3-4 पार्टनर वाली फर्म है तो उसमें पार्टनर्स होंगे। पार्टनर्स के बाद फिर मैनेजर्स होंगे। मैनेजर्स के बाद फिर हो सकता है कोई जूनियर एम्प्लॉइज भी हो और फिर जाके तुम लोग आओगे। कौन लोग बेटा? दिहाड़ी मजदूर। दिहाड़ी मजदूर कौन बेटा? हार्टिकल्स, राइट। तो अब एक ऑडिट करने के लिए एक वो जो ऑडिट है वो एक पार्टनर के अंडर आता होगा। जिस पार्टनर के अंडर वो ऑडिट आता है उसे हम बुलाते हैं एंगेजमेंट पार्टनर। ये सारे टर्म्स हम लोग टेक्निकली भी पढ़ेंगे। अभी ऐसा मत सोचना कि मैंने पढ़ा दिया। हमारे पास बच्चों डिफरेंट स्टैंडर्ड्स आएंगे जिसके अंदर टेक्निकली इन टर्म्स की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। अभी के लिए एंगेजमेंट पार्टनर कौन है? जो एंगेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो उस पर्टिकुलर ऑडिट असाइनमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके। एंगेजमेंट टीम कौन है? वो पूरी टीम जो इस ऑडिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें आपका पार्टनर भी आ गया, जिसमें आपका मैनेजर भी आ गया, जिसमें आपके और क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी आ गए, आपका और जो स्टाफ है इवन आर्टिकल्स भी है, वो सारे के सारे किसका पार्ट बन जाएंगे? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए,
एंगेजमेंट टीम। अभी के लिए इतनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग बहुत है, आगे चल के स्टैंडर्ड्स में बहुत डिटेल में आएगा, एंगेजमेंट टीम क्या होती है, एंगेजमेंट पार्टनर क्या होता है, तब हम उसको वहां पे पढ़ लेंगे। बताइए यहां तक क्लैरिटी है सबको? कम ऑन एवरीवन, बोलो बोलो, राइट। तो अब आइए इस नई टीम को देखते हैं, इस नए वर्ड को देखते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, बताओ बच्चों, जब आप ऑडिट की प्लानिंग कर रहे हो तो क्या आपको की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए प्लानिंग में? आप बता दो हाँ या ना। थम्स अप इज हाँ, थम्स डाउन इज ना। कम ऑन, ऑब्वियसली ये भी कोई बताने की बात है कि भाई साहब प्लानिंग के अंदर अगर की एंगेजमेंट टीम मेंबर इन्वॉल्व नहीं होंगे तो क्या लड्डू प्लानिंग होगी? तो एक छोटा सा टॉपिक, क्या हमें एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को, एंगेजमेंट टीम समझ गए, जो टीम ऑडिट कर रही है वो है एंगेजमेंट टीम, क्या हमें एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व रखना चाहिए? आंसर इज यस। कौन कौन? एक तो एंगेजमेंट पार्टनर। एंगेजमेंट पार्टनर कौन है बेटा? वो पार्टनर जिसके अंदर ये असाइनमेंट आता है, जिसके अंदर ये ऑडिट आता है। मैं फिर बोल रहा हूं, अभी मैंने आपको ये डिटेल में नहीं समझाया है, इसका अलग एसेज है, उसके अंदर डेफिनेशन पढ़ लेंगे। अच्छा, तो एंगेजमेंट पार्टनर एंड अदर की मेंबर्स ऑफ ईटी, ईटी बोले तो एंगेजमेंट टीम, शैल बी इन्वॉल्वड इन प्लानिंग। इससे फायदा क्या होगा? एक बात बताओ, ये जो की मेंबर्स है इनके पास जबरदस्त एक्सपीरियंस होगा या नहीं होगा? इनके पास इनसाइट्स होगी कि नहीं होगी? इनसाइट्स क्या होती है? इन्हें पता होगा ना ये इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है, इस तरह के क्लाइंट में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। कम ऑन गाइस, तो आप जैसे ही इनको इन्वॉल्व करेंगे, यू विल गेट देयर एक्सपीरियंस एंड इनसाइट एंड अल्टीमेटली इट विल एनहांस व्हाट? एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट। ये टॉपिक स्टैंड अलोन टॉपिक है, कोई ज्यादा इसमें टेंशन नहीं है। बस एक सिंपल सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आप वहां बैठे बैठे जवाब दीजिएगा, इंटरैक्ट करिएगा। क्या हमें प्लानिंग ऑफ ऑडिट के अंदर एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए? यस और नो? यस। फायदा क्या होगा? उनका एक्सपीरियंस और इनसाइट होगा, इनसाइट मिलेगा, उससे क्या फायदा होगा? अरे हमारा ऑडिट एफिशिएंट और इफेक्टिवली होगा। बात खत्म, टाटा बाय बाय, सी यू, डन। बोलिए। अच्छा जी, देन ऐसे बच्चों एक छोटा सा टॉपिक देखो, छोटे छोटे टॉपिक है। ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई हमारा ऑडिट इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो। की टीम मेंबर्स, की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व करोगे? यस, उनसे एक्सपीरियंस और इनसाइट मिलता है, ऑडिट इफेक्टिवली और एफिशिएंटली होता है। अगला, डिस्कशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग विद मैनेजमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, करेक्ट इनकरेक्ट के लिए एक लाइन का टॉपिक है बस। इधर देखो, ध्यान से सुनना, प्रैक्टिकली भी सोचना बच्चों, अपने आप को एज अ ऑडिटर की पोजीशन में रख के विजुलाइज करना। आप ऑडिटर हो, आप ऑडिट करने गए हो, ऑडिट टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करना है आपको, मैनेजमेंट की सपोर्ट की जरूरत है, मैनेजमेंट से तो इंफॉर्मेशन लेनी है। क्या आप अपने ऑडिट के प्लानिंग के कुछ एलिमेंट्स मैनेजमेंट के साथ शेयर कर सकते हो कि हम कब क्या करने की सोच रहे हैं? आप बस मुझे हाँ या ना बताइए, मैं चैट ओपन कर रहा हूं। क्या आप अपने ऑडिट के प्लानिंग के कुछ एलिमेंट्स जो है मैनेजमेंट के साथ शेयर कर सकते हैं? कम ऑन, यस और नो? कम ऑन, यस और नो? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल शेयर कर सकते हैं जी, बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बट एट द सेम टाइम हु विल रिमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड ऑडिट? मैनेजमेंट और ऑडिटर? बता दीजिए। हु विल रिमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड ऑडिट? Auditor will remain responsible. He might share some of the elements of planning with the management. But एक बात मुझे बताइए, everyone, please everyone जुड़िएगा। बच्चों, शेयर करना है, ओवर शेयर नहीं करना है। शेयर करना है, ओवर शेयर नहीं करना है। कहीं ऐसा ना हो कि भाई आप ओवर शेयर कर दो। ओवर शेयर क्या होता है? ओवर शेयर मतलब ऐसा ना हो कि आप अपनी सारी टेक्निक, पता है तुम्हारे कौन से रिकॉर्ड चेक करने वाले हमने एक दिन सरप्राइज विजिट करेंगे तुम्हारे पास, सरप्राइज विजिट, सच बता रहा हूँ। और सरप्राइज विजिट होगी 6 अगस्त को दोपहर को 12 बजे। क्या बच्चों इससे ओवर शेयरिंग हो गई? क्या इससे इफेक्टिवनेस हर्ट हो जाएगी? कम ऑन, यस और नो? है ना? तो याद रखिए मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे बच्चों कि आपने जो है, आप मैनेजमेंट के साथ शेयर कर दो, उससे आपको ऑडिट टाइमली कंप्लीट करने में, प्लान करने में, मैनेज करने में मदद मिलेगी। लेकिन रिस्पॉन्सिबल आप ही रहोगे, ओवर शेयर नहीं करना। 3 बातें याद रख सकते हो, जल्दी बताओ, कम ऑन, बोल दो, आ जाओ जी। इधर देखिए प्लीज। सो मैनेजमेंट के साथ हम लोग शेयर कर सकते हैं, यस, मे बी डन टू फैसिलिटेट द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द ऑडिट। हम कर सकते हैं, बट याद रखिएगा ऑडिट प्लानिंग जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी ये दोनों वर्ड्स बच्चों में आपको बताऊंगा। ऑडिट की स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, हाँ। और केयर इज रिक्वायर्ड नॉट टू कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट। ओवर शेयरिंग नहीं करनी है। इज दैट क्लियर? बोलिए 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 बोलिए, आ जाओ जी। आखिरी टॉपिक बच्चों हमारे बेसिक्स का, इसके बाद हम चलेंगे सेकंड फेज में। फर्स्ट फेज था बेसिक। बेसिक में क्या क्या आ गया हमारे पास? ऑब्जेक्टिव आ गया,
इन्वॉल्वमेंट ऑफ की एंगेजमेंट टीम मेंबर आ गया, डिस्कशन विद मैनेजमेंट आ गया, और अब बच्चों आखिरी टॉपिक हमारे पास क्या आ गया, बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग। हाँ जी, बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन बोला है, सर ये जो पेज से आप पढ़ा रहे हैं ये हमें कहाँ मिलेगा, सर हमें पेज बताओ कहाँ मिलेगा। बेटा पेज आपको आपकी टेलीग्राम कम्युनिटी में, आपके व्हाट्सएप कम्युनिटी में, आपके गूगल ड्राइव में जहां पे हैंड रिटन नोट्स अपलोड होते हैं वहां मिलेगा। ओके डन, आ जाओ एवरीवन। बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग बच्चों, बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग। अच्छा एक बात, एक बच्चा बोला सर इसके प्रिंट निकलवा के मैं दीवार पे चिपका दूंगा। बिल्कुल चिपका दो, अगर सही निकले तो मुझे बता देना। मुझे लग रहा है इसका प्रिंट ना बहुत छोटा छोटा ना निकल जाए। A4 पे तो नहीं आता बेटा, A4 पे आएगा तो बहुत छोटा छोटा आ जाएगा, A3 में मिनिमम आएगा। एनीवेज प्लीज अब जरा ध्यान से, बस 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 यही 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 तो बातें हैं। चैट कर दो ऑफ प्लीज। बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग बच्चों, हमारे पास प्लानिंग के बेनिफिट क्या है। ये कैसा क्वेश्चन है बच्चों, DQ, व्हाट इज अ DQ, डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चों। DQ मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन, और DQ होने का मतलब है दिस इज HS, HS मतलब हाई स्कोरिंग, हाई स्कोरिंग क्वेश्चन बच्चों, हाई स्कोरिंग। कितने नंबर का, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एंड यू कैन स्कोर अप टू 3 to 4 मार्क्स इन दिस क्वेश्चन, एज इट इज सिंपल टू द पॉइंट जो है इसका आंसर बनेगा। कितने पॉइंट है हमारे पास, 6 पॉइंट है बच्चों हमारे पास। 6 के 6 पॉइंट हम लोग घोट के याद कर लेंगे, और एक बार ICAI पूछ ले व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग। लेकिन याद रखिए आंसर कैसे शुरू करेंगे, एज पर Essay 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर उसके बाद हम लोग लिखना शुरू करेंगे बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग आर एज फॉलोज 1 2 3 4 5 6। पहला बेनिफिट बच्चों क्या है, एक बात बताओ, आप अपने एग्जाम के लिए प्लानिंग करते हो, हाँ या ना। उसका बेनिफिट क्या होता है, आप एप्रोप्रिएट अटेंशन दे पाते हो इंपॉर्टेंट एरियाज पे। बोल दो हाँ या ना। आप देख लेते ना, अच्छा ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार आया हुआ है। ऐसे ही बच्चों ऑडिट की प्लानिंग करते समय भी आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, अगर आप अच्छे से प्लानिंग करोगे, आप पहले ही इंपॉर्टेंट एरियाज को हाईलाइट कर लोगे, भाई इन पे जरूर ध्यान देना है। बोल दो हाँ के ना। तो प्रॉपर एप्रोप्रिएट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज, आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम। आपको पहले ही लग रहा है कि भाई ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी या इस इंफॉर्मेशन के मिलने में दिक्कत होगी, आप मैनेजमेंट से पहले ही चर्चा कर लोगे उसको। एप्रोप्रिएट अटेंशन इंपॉर्टेंट एरियाज, आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। तीसरा प्रॉपरली, और ये तो बच्चों जेनरिक बात है, जेनरिक, क्या प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट आसान हो जाती है, बोल दो हाँ या ना। यस, जेनरिक पॉइंट। तो पहले अटेंशन, फिर उसके बाद रिजॉल्व, फिर उसके बाद जनरल बात। जनरल बात क्या बोली है जल्दी बताओ, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। क्या प्लानिंग से आपको सिलेक्शन में भी हेल्प मिलेगी एंगेजमेंट टीम मेंबर्स की, बिल्कुल मिलेगी। आप बताओ, आप एक कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हो जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वॉल्व है, आपके पास 4 आर्टिकल हैं, 4 में से 3 ने पिछले 2 साल में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ऑडिट किया है और एक ने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ऑडिट ही नहीं किया है। आप उन तीनों को पिक करोगे जिन्होंने भाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऑडिट किए हुए हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है इसके अंदर। कमाने और राइट। अच्छा जी, तो सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर और डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू में भी हेल्प मिलती है। मैं बच्चों आपको ना, मैं यहां से मोटिवेट भी करना चाहूंगा आप लोगों को थोड़ा सा, डिसिप्लिन का कोई भी ऑल्टरनेटिव है नहीं, और डिसिप्लिन डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू से आता है, याद रखिएगा। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग प्लान बनाते हैं, तेरा भाई आज 10 घंटे पढ़ेगा, फिर आप 2 घंटे पढ़ते हैं और फिर आप कहते हैं प्लानिंग बेकार है। नहीं, आपकी कंट्रोलिंग बेकार है। और आपको बचपन में प्लानिंग और कंट्रोलिंग पढ़ाया गया था, बोल दो हाँ या ना। कंट्रोलिंग क्या होता है, अपने रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करना, बोलो हाँ या ना, और फिर देखना डेविएशन क्यों है और उन डेविएशंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करना। लेकिन मैं प्लानिंग को एलिमिनेट कर दो, कल से प्लान बनाऊंगा ही नहीं, क्योंकि जब भी प्लान बनाता हूं पढ़ाई होती तो है नहीं, तो प्लान बनाने का क्या फायदा। नहीं, प्लान रेगुलरली बनाओ, उसको रिव्यू भी रेगुलरली करो। अगर रिव्यू नहीं करोगे ना, वहां पे आप लोग मार खा जाओगे। तो प्लानिंग के साथ रिव्यू बहुत ज्यादा जरूरी है, और वही आपको यहां बता रहे हैं कि अच्छा रिव्यू कब हो सकता है, रिव्यू पॉसिबल कब है, जब प्लान होगा। अगर आपने कुछ प्लान बनाया होगा कि मुझे इतने टाइम पे ये चीजें अचीव करनी है, तभी तो बेटा आप उसको रिव्यू कर पाओगे, बोलो हाँ या ना। ओके, तो ये तो हो गई आपके लिए पढ़ाई की बात है। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, ऑडिट में भी प्लानिंग से आपको हेल्प मिलती है अपने जूनियर्स को डायरेक्शन देने में, उन्हें सुपरवाइज करने में और उनके काम को रिव्यू करने में। तो DSR, डायरेक्शन, सुपरवाइज, रिव्यू। आखिरी बेनिफिट कोऑर्डिनेशन, मेरे साथ बोलो बेटा, आखिरी बेनिफिट क्या कमांड है जल्दी बताओ। कोऑर्डिनेशन, किसका कोऑर्डिनेशन, इधर देखो
भाई आगे चल चल के आप लोग देखेंगे कि ऑडिटर बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा होता है। इसमें ऑडिटर एक्सपर्ट भी आ जाता है, इसमें ऑडिटर ऑफ कंपोनेंट भी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, उसके ब्रांच है तो उस ब्रांच ऑडिटर के साथ भी मिलकर आपको काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, उसकी इन्वेंट्री काफी टेक्निकल चीज है, उसकी इन्वेंट्री काफी टेक्निकल है। मान लो वो ऑयल एंड गैस का आपका क्लाइंट है, तो आप थोड़ी ना भाई तेल के कुएं में जाओगे 200 लीटर ऑयल पड़ा यहाँ पे, नहीं, आप एक्सपर्ट्स हायर करोगे जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में आपकी हेल्प करेंगे। और अल्टीमेटली आपको इनके काम को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा रिपोर्ट इशू करने से पहले। कम ऑन, यस और नो, जल्दी बोलो। अच्छा कोऑर्डिनेशन कब होगा? जब अच्छी प्लानिंग होगी। चलो 6 बातें। सबसे पहली बात अटेंशन इंपॉर्टेंट एरियाज पे। दूसरी बात रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को। तीसरी बात जेनरिक ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। चौथी बात सिलेक्शन ऑफ द एंगेजमेंट टीम मेंबर। बोल दो हाँ या ना। पांचवी बात भैया अच्छा प्लान होगा तभी तो डीएसआर कर पाओगे, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू। मेरे साथ साथ रंगोली जी बोलो भी, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू। डन। और आखिरी पॉइंट मेरे प्यारे 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 बच्चों, कोऑर्डिनेशन किसके साथ? कंपोनेंट के ऑडिटर के साथ। कंपोनेंट का ऑडिटर कौन होता है? ब्रांच का ऑडिटर। ऑडिटर एक्सपर्ट के साथ, ऑडिटर एक्सपर्ट कौन होता है? जिसे ऑडिटर हायर करता है अपने काम में हेल्प लेने के लिए। इज दैट क्लियर? बोलिए, क्या आप 6 बेनिफिट याद रख सकते हैं? जल्दी बोलिए। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर डायरेक्ट। डिस्कस दी बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग। लेकिन आई से ऐसे थोड़ा ना पूछेगा, आई से पहले बोलेगा सीएपी ने अभी जो है वो क्वालिफाई किया है। सीएपी को जो है लगता है कि प्लानिंग की कोई जरूरत नहीं होती है ऑडिटिंग में, और तभी सीएपी के सामने आए सीनियर पार्टनर सीएजी, और सीएजी अब सीएपी को बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग बता रहे। यू ऑल्सो डिस्कस बेनिफिट ऑफ प्लानिंग 4 नंबर। आई से कहता है ये केस स्टडी है। ये केस स्टडी है क्या? ये लड्डू स्टडी है। डायरेक्टली पूछ लेते ना, आपने 5 लाइनें में क्यों वेस्ट करी? काहे को पेड़ों में आग लगा रहे हो? डायरेक्टली पूछो, रट के आए हो? हाँ रट के आए हैं, 6 पॉइंट है, आओ बताते हैं। अटेंशन इंपॉर्टेंट एरिया, रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, जेनरिक ऑर्गेनाइज एंड मैनेज दी ऑडिट, सिलेक्शन ऑफ दी एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, उनका डीएसआर, और आखिरी में कोऑर्डिनेशन। सबसे प्यार। डन। इजी 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 इजी। ये बच्चों आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन तैयार होता है। बोलो भारत माता की जय। आ जाओ, फर्स्ट सेक्शन हमारा एसए 300 का खत्म हो गया बच्चों। फर्स्ट सेक्शन में क्या क्या था? ऑब्जेक्टिव, ऑडिट कैसा होना चाहिए? एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। क्या की टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए? हाँ करना चाहिए। उनकी इनसाइट्स और उनका एक्सपीरियंस हमें मिलेगा। लेकिन याद रखें बच्चों, क्या मैनेजमेंट के साथ हम लोग एलिमेंट शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ओवर शेयर नहीं करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी सदा हमारी ही रहेगी। ओके, बोल दो। अच्छा जी, एंड बेनिफिट्स, क्या यहां तक बातें आपको याद होगी? जल्दी बोलो। अब बच्चों मेरी बात सुनिएगा। अब आपको आपके माइंड में एक छोटा सा मैप बनवाऊंगा मैं। जरा ध्यान से पूरा फोकस रखिएगा, क्योंकि ये मैप जो है ना, आपको समझ लो ये इस एस्से का मैप है। इस एस्से का मैप है, और ये मैप जो है मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपनी कहीं कॉपी अगर आपने बना रखी है, जो आपको बनानी चाहिए वो आपको बना लेना चाहिए साथ साथ में मेरे। ठीक है, आ जाओ एवरीवन। मैं जरा इसको ऑडिट के क्लास नोट्स को मैं ओपन कर लेता हूँ, इसी के अंदर ही कर देता हूँ मैं। 300 वाला, ठीक है। सॉरी, एक मिनट दीजिएगा बच्चों। मैंने मेरे नोट्स लो भाई लो, आ जाओ मेरे साथ आ जाओ। इधर देखो बच्चों, तो हमारे पास बच्चों पूरा एसए 300 जो है ना, आप कितने पार्ट्स में बांटोगे? सबसे पहला पार्ट था बेसिक्स में हमारे पास जो भी मटेरियल था हमने कवर कर लिया। और अब बच्चों हमारे पास एक पार्ट आएगा, ये साथ साथ आप लोग बना भी सकते हैं, पहली बार आपको कुछ लिखने को बोल रहा हूं। PEA, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। डन। तीसरी चीज बच्चों हमारे पास आती है प्लानिंग एक्टिविटीज। चौथी चीज हमारे पास आएगी प्लानिंग एक्टिविटीज के बाद डॉक्यूमेंटेशन। राइट। पांचवी चीज हमारे पास इस स्टैंडर्ड के अंदर आती है एडिशनल कंसीडरेशन।
ये प्लीज लिख लीजिएगा साथ साथ, इन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, इन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स। सब समझाऊंगा, सब आपके सिलेबस का पार्ट है बेटा, बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। 210 300 ऑलमोस्ट तय है कि एक क्वेश्चन आएगा इनमें से, ऑलमोस्ट तय है एक क्वेश्चन आएगा इनमें से। डन। और फिर बच्चों हमारे पास सिर्फ बच जाता है एक टॉपिक और वो है मिसलेनियस। डन। लो जी, ये पूरा का पूरा एक मैप टाइप है इस स्टैंडर्ड का, जिसमें से अब आप देखेंगे हम एक एक्टिविटी कंप्लीट कर चुके हैं। वो कौन सी है बेटा, जल्दी बता दो। बेसिक्स। हाँ जी, इसको बार बार मैं आपके साथ रिपीट करूंगा बेटा। ऐसे 300 कितने पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में। पहला पार्ट कौन सा, बेसिक्स, कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट कौन सा, पीईए, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। फिर क्या शुरू होंगी, प्लानिंग एक्टिविटीज। अच्छा एक काम करो, प्लानिंग एक्टिविटी के अंदर बच्चों कुछ पार्ट्स बना लो। सबसे पहले ऑडिट स्ट्रैटेजी, फिर आपके पास आएगा ऑडिट प्लान, हाँ जी, ऑडिट स्ट्रैटेजी, और हमारे पास क्या आ गया, ऑडिट प्लान। देन चेंज इन ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान, चेंज इन ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, लास्ट हमारे पास एक छोटी सी चीज और आ जाती है, वो है एनईटी, शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, एनईटी, नेचर एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ डीएसआर। डीएसआर बच्चों हमेशा भी याद रखना, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू, एनईटी ऑफ डीएसआर, एनईटी ऑफ डीएसआर। डीएसआर क्या है, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू। अभी लिख देता हूं, लेकिन आप डीएसआर अब जब भी मैं बोलूं तो समझ जाया करो, डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू। डन। लीजिए बच्चों, ये पूरा हमारा एसए 300 है जो हमें अच्छे से कवर करना है। ये क्यों जरूरी था ये बनवाना, ये मैंने को क्यों बनवाया है भाई, आपके पास एक मैप होगा ना तो हम ना उसे टिक करते चलेंगे हमने क्या क्या पढ़ लिया है, और उससे बहुत हेल्प मिलेगी हमें, आपको रिवीजन के टाइम पे भी बहुत हेल्प मिलेगी। डन। आइए जी, आइए आगे चलते हैं बच्चों। जिसने नहीं बनाया प्लीज एक बार जल्दी से टाइम दे रहा हूं, ये लो पूरा का पूरा कर लो। अरे तुम लोग याद है यहाँ पे, ये लो बच्चों, ये लो, चैट भी ऑन कर रहा हूं मैं, जल्दी से। ऑडिट स्ट्रेटेजी के बाद क्या लिखा है, ये बेटा ऑडिट स्ट्रेटेजी है और ये बेटा ऑडिट प्लान है। ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लान, फिर चेंज इन ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान। एनईटी का मतलब क्या है, एनईटी बेटा नेचर एक्सटेंट एंड टाइमिंग, बचपन में पढ़ लिया था हमने। कौन सा चार्ट बोल रहे हो, ये वाला चार्ट बेटा बुक के अंदर नहीं, ये चार्ट बुक के अंदर नहीं है बाबू, या ये वाला चार्ट बोल रहे हो बुक के अंदर, ये भी नहीं है, ये तो स्पेशली मैं आपके लिए 1 पेजेस बना रहा हूं रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आ जाइए, ठीक है जी, एक बार फाइनली सब कुछ रिपीट कर रहा हूं, अब जरा साथ में सुन लेना। बेसिक्स, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी दैट इज पीईए, प्लानिंग एक्टिविटी, प्लानिंग एक्टिविटी में ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लान, चेंज इन ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान, एनईटी ऑफ डीएसआर, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू। ओके, अच्छा जी। देन डॉक्यूमेंटेशन, यहां पे आगे हमारे पास क्या, डॉक्यूमेंटेशन, एडिशनल कंसिडरेशन इन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, एडिशनल कंसिडरेशन इन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट एंड मिसलेनियस। चलिए बस बेटा बस 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 बस, आ जाओ जरा। चैट मैंने ऑफ कर दी है क्योंकि चैट के साथ तुम लोग जीने नहीं देते हो, तुम्हारे अलग क्वेश्चन चल रहे हैं। आओ, अब हम लोग चल रहे हैं कहां पे बच्चों, अब हम लोग चलेंगे, जीएसटी को तो बंद कर दूं, अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। चाय पीने चल रहे हैं बच्चों, चाय, इधर देखो प्लीज, इधर देखो एवरीवन, फोकस फोकस फोकस। प्लानिंग की इनिशियल एक्टिविटीज को, प्लानिंग की इनिशियल एक्टिविटीज को क्या बुला देते हैं, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। ओके, यानी जब आप किसी ऑडिट को प्लान कर रहे होते हो तो आप शुरुआत किससे करते हो, आप शुरुआत करते हो पीईए से, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी से। अच्छा, यहां बच्चों मैं एक बात आपको और रिवाइज कराना चाहता हूं। मैंने आपको इतने सारे फेजेस बताए थे, एंगेजमेंट, प्लानिंग, मर्टिलिटी, रिस्क असेसमेंट। मैंने क्या समझाया था
क्या एक फेज खत्म हो जाएगा फिर दूसरा फेज शुरू होता है? नहीं बेटा, ये सब साइमल्टेनियसली भी चल रहे होते हैं। मैं आपको आज एक बात बोल रहा हूं, आपको पता है जिस दिन आपकी एंगेजमेंट होती है, सगाई वाली नहीं बेटा, अपॉइंटमेंट वाली, उस दिन से रिस्क असेसमेंट शुरू हो जाता है। प्लानिंग के डे 1 से, प्लानिंग के डे 0 से, बल्कि जब आपकी प्लानिंग शुरू होगी उस दिन से क्या रिस्क असेसमेंट शुरू हो जाएगा। ये बात मैंने बीच में रुक के इसलिए बोली है कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। रिस्क असेसमेंट तो आपका डे 1 से शुरू हो जाता है। कम ऑन आइए अब जरूर बात को सुनिए बच्चों। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज के बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूं। क्या होती है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज? पहले तो बच्चों मैं आपको जनरिक टर्म्स में बता रहा हूं ना, प्लानिंग की शुरुआती एक्टिविटीज को, कम ऑन, प्लानिंग की शुरुआती एक्टिविटीज को हम लोग क्या बुलाते हैं? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज बुलाते हैं। अब इसमें एक्टिविटीज होती क्या? जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखना पड़ेगा? इधर देखो बेटा, इधर देखो, ऐसे 220, ऐसे 220, ऐसे 210, इसको ऐसे याद रखना, 220 220 210। अति दुखी आत्मा डाउट नंबर 1, मास्टर हमने तो 220 पढ़ा ही नहीं है। आओ मैं आपको 220 से हाई बुलवा के आता हूं। हाई याद रखना, मैं बोल रहा हूं हाई बुलवा के आता हूं तो डिटेल में जाएंगे, ये बस हाई बोल के आ जाएंगे, बस ऐसे बोल हाई, ओके। आओ इधर देखो, क्या आपको SQC1 पता है बच्चों? SQC1 किससे डील करता था? क्वालिटी कंट्रोल से। क्वालिटी कंट्रोल ऐसी फर्म्स के लिए जो क्या क्या करती थी, याद आ रहा है? ऑडिट, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज। याद आया बच्चों? मैंने शॉर्ट में लिख दिया, SQC1 क्वालिटी कंट्रोल से डील करता था। याद है ना सबको? इसका बच्चों एक छोटा भाई भी है, यंगर ब्रदर, और उसका नंबर है SA220। SA220 भी क्वालिटी कंट्रोल से डील करता है, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिफरेंस समझो, डिफरेंस। सब बातें बच्चों जुड़ी हुई हैं। SQC1 किसी एक एंगेजमेंट पे एप्लीकेबल होता है या सारे एंगेजमेंट पे? सब बच्चे बोलेंगे, जल्दी बोलो। सारे एंगेजमेंट्स पे एप्लीकेबल होता है, लेकिन SA220 सिर्फ किस पे एप्लीकेबल होगा? ऑडिट पे एप्लीकेबल होगा। दोनों का ही काम क्या है? क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स बनवाना। एंड सच बताऊं आपको, दोनों का कंटेंट भी सेम है, बस SA220 बार बार किसकी बात करता रहेगा? ऑडिट 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 ऑडिट। और SQC1 ओवरऑल फर्म के अंदर क्वालिटी कंट्रोल की बात करेगा। क्या ये बात समझ आती है? अक्षर पढ़ लो, क्या ये बात समझ आती है? कम ऑन जल्दी बोलो, राइट। अब SA220 के अंदर बच्चों इधर देखना, SA220 के अंदर आपको बता रखा है, जब आप कोई नया ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हो या आप कोई पुराना ऑडिट कंटिन्यू करने जा रहे हो, तो आपको कुछ बातें जो है वो ध्यान रखनी होती है। जैसे कि मैं आपको भी बता रहा हूं, अभी हाई बुलवाने लेके आया हूं, याद रखना बच्चों। SA220 क्या बोलता है? जब आप कोई नया ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हो, आई होप इन वर्ड से डर नहीं लग रहा, एक्सेप्ट और कंटिन्यू। एक्सेप्ट मतलब पहला प्यार है, पहली बार है। कंटिन्यू मतलब बेटा क्या? रेकरिंग। ऋतिक रोशन याद है, रेकरिंग। तो अगर आप कोई नया ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हैं या कोई पुराना ऑडिट कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपको SA220 बोलता है 2-4 बातें ध्यान रख लेना। अब वो 2-4 बातें क्या है? इधर देखो, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे ध्यान बना के रखें। मतलब आप क्या चोरों का ऑडिट एक्सेप्ट कर लोगे? भाई साहब चोर अगर आपके पास है, मेरा ऑडिट कर दो, आप बोल रहे भाई साहब नहीं कर सकते। सच बता रहा हूं मैं आपको, अगर आपके पास कोई ऐसा मैनेजमेंट, कोई ऐसी कंपनी आ रही है जिनके ऊपर भाई साहब केस ही केस चल रहे हैं, जो उनको मतलब एक्चुअली में भाई साहब फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया गया है, वेदर यू शुड एक्सेप्ट द ऑडिट और नॉट? मेरे हिसाब से यू शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट, राइट? क्यों? ये आगे चल के आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। अच्छा, उनकी इंटीग्रिटी तो देख ली, अपनी कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी भी तो देखो। आपने कल CA क्लियर किया, आपने उसके बाद अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लिया, प्रैक्टिस खोल ली, और मुकेश अंबानी आया, भाई रिलायंस का ऑडिट कर दो। आप कह रहे हो मैं रिलायंस का ऑडिट? मेरी टीम पता है कितनी है? 2 आर्टिकल रखे हुए मैंने, और वो भी आते नहीं, छुट्टी लेके गए हुए कहीं पे। मेरे पास वो कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी नहीं है। तो हम कोई भी ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले क्या देखते हैं? मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी, अपनी कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी। कम ऑन, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी, अपनी कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी। कम ऑन गाइस, ये बात समझ आ रही है जो मैं बोल रहा हूं? आप ऑडिट आंख बंद करके एक्सेप्ट नहीं करते हो। SA220 बोलता है कि भैया कोई भी ऑडिट एक्सेप्ट करोगे या कंटिन्यू करोगे, कोई भी ऑडिट एक्सेप्ट करोगे या कंटिन्यू करोगे, देन यू हैव टू चेक मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी, अपनी कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी, और साथ साथ में कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट।
कंप्लाइंस विद, डरना मत बच्चों, नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, मैं सब समझाऊंगा। कंप्लाइंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट, और अभी सिर्फ हाई बोलने हैं, याद रखना चैप्टर 11 में भर भर के चीजें। कंप्लाइंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। भाई मैं ऑडिट एक्सेप्ट या कंटिन्यू करने से पहले ये भी देखूंगा कहीं भाई साहब कहीं कोई एथिकल थ्रेट तो नहीं। एथिकल थ्रेट क्या होती है? ऐसा तो नहीं है कि भाई मेरी ऑडिट फर्म के पार्टनर की बीवी इस कंपनी की मालकिन है, क्या मैं ऑडिट कर पाऊंगा इसका? क्या मैं ऑडिट कर पाऊंगा? इंडिपेंडेंस हर्ट हो जाएगी भाई, बोल दो हाँ या ना। फिर से बच्चों, मैं क्या कोई भी नया ऑडिट ऐसे ही एक्सेप्ट कर सकता हूं आंख बंद करके? नहीं। आईसीए ने गाइडलाइन निकाली ऐसे 220 में, और बोलते हैं कि एक्सेप्ट और कंटिन्यू करने से पहले 4 बातें चेक करनी है। नंबर 1 क्या क्या? उनकी इंटीग्रिटी, अपनी कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी, और साथ में बच्चों क्या? कंप्लायंस विद, हाँ जी, कंप्लायंस विद व्हाट? एथिकल रिक्वायरमेंट, राइट। और एनी अदर मैटर, एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर जिनका इंपैक्ट आ सकता हो, जिनका इंपैक्ट आ सकता हो किसके ऊपर बेटा? एक्सेप्टेंस और कॉन्टिनेंस के ऊपर, एक्सेप्टेंस और कॉन्टिनेंस के ऊपर। ये बात आपको समझ आती है? धीरे धीरे बनाएंगे बच्चों इसको, धीरे धीरे। एक्सेप्टेंस और इंपैक्टिंग एक्सेप्टेंस और कॉन्टिनेंस। हाँ जी, फिर से पूछता हूं, क्या आप कोई भी ऑडिट आंख बंद करके एक्सेप्ट कर लोगे? आंसर इज नो। आपको ऐसे 220 गाइड करता है, आपको ऐसे 220 गाइड करता है कि भैया एक्सेप्ट और कंटिन्यू करने से पहले 4 बातें चेक कर लो। उनकी इंटीग्रिटी, अपनी कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी, अपनी कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, और साथ साथ में कोई और ऐसा सिग्निफिकेंट मैटर जो आपको पता चला हो। फॉर एग्जांपल, आप पहले से उनके ऑडिटर हैं या पहले से उनके साथ कोई काम कर रहे थे, आपको एक सिग्निफिकेंट मैटर पता चला जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट आता है आपकी एक्सेप्टेंस और कॉन्टिनेंस पे, तो उसे भी कंसिडर कर लेना चाहिए। अब इसका कनेक्शन बच्चों एसए 300 से क्या है? एसए 300 के अंदर आपको पीईए करने को बोला गया है, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। कम ऑन, यस और नो? और पीईए में आपको बोला गया है कि भाई 220 वाले सारे प्रोसीजर्स चेक कर लेना, आपने कंप्लाई की है कि नहीं। और 220 वाले कौन से प्रोसीजर बेटा? यही प्रोसीजर। पहले बताओ, कुछ बात आई, कुछ बात समझ आई, कनेक्शन बना पाए, हाँ या ना? कोई भी एंगेजमेंट की जब आप प्लानिंग शुरू करेंगे, प्लानिंग में सबसे पहले एक बार 220 वाले प्रोसीजर्स को इवेल्युएट कर लो। 220 वाले प्रोसीजर कौन से हैं बेटा? क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड। 220 क्या बोलता है? एक्सेप्ट और कंटिन्यू करने से पहले, कम ऑन, एक्सेप्ट और कंटिन्यू करने से पहले क्या कर लेना? उनकी ये वर्ड्स बोलने, उनकी इंटीग्रिटी, हमारी कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी, कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट, और चौथा एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर जिसका इंपैक्ट आ सकता हो एक्सेप्टेंस और कॉन्टिनेंस पे। क्या मतलब है 220 का ये बातें बोलने का? ये मतलब है कि भाई कि आप कोई गलत ऑडिट एक्सेप्ट ना कर लो, आप कोई गलत ऑडिट एक्सेप्ट ना कर लो, आप कोई गलत ऑडिट कंटिन्यू ना कर लो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कम ऑन गाइस, टेल मी। पक्का कॉन्फिडेंस है? आ जाओ, लेट्स गो बैक। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी बच्चों, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में देखो क्या क्या लिखा है। एसए 220 के लिए क्या लिखा है? परफॉर्म प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड रिगार्डिंग कॉन्टिन्यूएंस, रिक्वायर्ड रिगार्डिंग द कॉन्टिन्यूएंस। इससे ऑडिटर क्या इंश्योर कर पाएगा? इससे ऑडिटर ये इंश्योर कर पाएगा कि भाई मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी के साथ कोई इशू नहीं है जो ऑडिटर की विलिंगनेस टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट पे इंपैक्ट डाल रहा है। फिर से, हाँ जी, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी नंबर 1, ऑडिट को बोला जा रहा है भाई, ऑडिटर को बोला जा रहा है, ऑडिटर एक काम करो, आप अपने 220 वाले प्रोसीजर्स एक बार अप्लाई कर लो जो आपको अप्लाई करने थे रिगार्डिंग कॉन्टिनेंस। कौन से प्रोसीजर्स बेटा? मैनेजमेंट की, कम ऑन, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी। इससे होगा क्या? इससे भाई साहब ऑडिटर को ये इंश्योर करने में हेल्प मिलेगी कि कोई ऐसा इशू नहीं है मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी के साथ जो मेरी विलिंगनेस को इंपैक्ट करता हो। इधर देखिए बच्चों, एग्जांपल माइंड में ना इसको चलाइए, याद तो मैं 2 मिनट में करा दूंगा। माइंड में पूरा सीन बनाओ। आप पिछले साल एक कंपनी के ऑडिटर थे, राइट? अब आप कंटिन्यू करने वाले हो उनका ऑडिट, राइट? इस साल की आप प्लानिंग शुरू कर रहे हो, आप प्लानिंग शुरू करोगे, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी करोगे। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी करते समय आपको याद दिलाया जा रहा है 220 के कॉन्टिनेंस वाले प्रोसीजर लगा लो ताकि आप ये देख पाओ कि मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी ठीक है। इसका मतलब आप कोई गलत क्लाइंट को कंटिन्यू मत कर लेना। हाँ जी, आप कोई गलत क्लाइंट को कंटिन्यू मत कर लेना। बात समझ में आती है? याद करवाने में 2 मिनट लूंगा, बस समझाने में समय लगेगा। ठीक है जी, हमने कर लिया 220 वाला प्रोसीजर। और क्या बोला जा रहा है? 220 के हिसाब से इवेल्युएट कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। बता दो 220 में यही तो बातें लिखी थी, उनकी इंटीग्रिटी, हमारी कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी, और साथ साथ में बच्चों कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट।
ऑडिटर प्लानिंग के इनिशियल फेज में प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी करता है, उसमें वो मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी चेक कर लेता है और उसमें वो साथ साथ में क्या कर लेता है बच्चों, कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स भी चेक कर लेता है। और आखिरी पॉइंट पढ़ के आप खुश होंगे, 220 220 210 210 210 में हमने क्या किया था, वी एस्टैब्लिश द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिटर प्लानिंग करते समय एक बार फिर चेक कर लेगा कि भाई अंडरस्टैंडिंग है ना, किसको लेके, कम ऑन, किसको लेके, टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट को लेके कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है। इट विल हेल्प द ऑडिटर टू इंश्योर दैट देयर इज नो मिसअंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अब देखो, अब आप कह रहे हो याद करवाओ, याद करवाने में तो कुछ है ही नहीं बेटा, इधर देखो, इधर देखो, एसए 300 के अंदर आता है आपका प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी है कितनी, 3 है, 220 वाली, 220 वाली, 210 वाली। एक मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी से रिलेटेड है, एक हमारी एथिकल रिक्वायरमेंट और इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है, और एक बेटा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट से रिलेटेड है। बात खत्म। अब इसमें लिखना क्या है कि भाई ऑडिटर को बोला जा रहा है कि 220 की कॉन्टिन्यूस की रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग मैनेजमेंट इंटीग्रिटी चेक कर लेना, 220 की रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग एथिकल रिक्वायरमेंट कंप्लायंस चेक कर लेना, और साथ साथ में 210 में टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पे अंडरस्टैंडिंग आ गई नहीं, ये इवैल्यूएट कर लेना। खत्म हो गई बात। कम ऑन, यस और नो? इजी लगा? अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, व्हाट आर द प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन बाय द ऑडिटर while planning an audit of financial statement? What are the preliminary engagement activities to be undertaken by the auditor while planning an audit of financial statement? तो आप क्या बोलेंगे सर, preliminary engagement activity we know, उसको 3 एक्टिविटी करनी है। Perform procedure required regarding the continence as per 220, evaluate compliance with ethical requirement including independence as per 220, establish understanding the terms of engagement as per 210। तो कॉन्टिन्यूस वाले प्रोसीजर्स 220 वाले कर लेना, कंप्लायंस वाले प्रोसीजर्स 220 वाले कर लेना, अंडरस्टैंडिंग वाले प्रोसीजर्स 210 वाले कर लेना। बताओ बात समझ आती है? कम ऑन, यस और नो? इनसे हेल्प क्या क्या मिलेगी मैंने वो भी बता दिया। अगर आप कॉन्टिन्यूस वाले प्रोसीजर लगाएंगे, आपको मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी में कोई इशू होगा तो वो पता चल जाएगा। अगर आप एथिकल रिक्वायरमेंट वाले प्रोसीजर लगाएंगे तो आपको किसमें हेल्प मिलेगी? इट विल हेल्प यू इन मेंटेनिंग द नेसेसरी इंडिपेंडेंस एंड एबिलिटी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। और आप जब 210 वाले प्रोसीजर्स लगाएंगे तो बेटा आपको क्या फायदा मिलेगा? कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी क्लाइंट के साथ एज टू द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। बताइए बात समझ आती है सबको? कम ऑन गाइस, बोलिए। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी पे शॉर्ट नोट लिख लोगे। कितनी एक्टिविटी होती है उसके अंदर? 3, 220 220 210, 220 कॉन्टिन्यूएंस, 220 एथिकल रिक्वायरमेंट, 210 टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। कम ऑन गाइस, दोबारा बोलता हूं, 220 कॉन्टिन्यूएंस, 220 एथिकल रिक्वायरमेंट, 210 टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। इजी पीजी, इजी पीजी। सबसे क्या हेल्प मिलती है वो भी पता है। कॉन्टिन्यूस वाली से ये हेल्प मिल जाती है, कॉन्टिन्यूस वाली से ये हेल्प मिल जाती है कि मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी के साथ कोई इशू तो नहीं है। एथिकल रिक्वायरमेंट वाले से ये हेल्प मिल जाती है, एथिकल रिक्वायरमेंट वाली से ये हेल्प मिल जाती है कि भाई हमारी इंडिपेंडेंस मेंटेन है, हमारे पास कैपेबिलिटी है या नहीं। और टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट से ये हेल्प मिल जाती है कि भाई कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को लेकर। कम ऑन गाइस, बोलिए, आ जाइए। अब आप ये वाली लाइन जो है कट कर सकते हैं। कौन सी लाइन? इस चार्ट के अंदर आप कट कर सकते हैं, पर्पस ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। क्यों? मैंने हर प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी का पर्पस उसी के साथ यहां पे ही ब्लॉक में जो है वो लिख दिया है। इजी गाइस, जल्दी बोलिए। अब जरा अपने चार्ट में आओ। हमने एक टास्क और कंप्लीट कर लिया। कौन सा बेटा? जल्दी बताओ। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। बोलो भारत माता की जय। अब आता है इस एस्से का सबसे इंपॉर्टेंट काम, और वो है बच्चों प्लानिंग एक्टिविटी। और प्लानिंग एक्टिविटी के अंदर 2 मेन चीजें हैं, ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान। ओके ओके, आ जाओ इधर देखो, मेरी बात को सुनो बच्चों। पहले ही अपना माइंडसेट बना लो कि ऑडिट स्ट्रेटजी क्या है और ऑडिट प्लान क्या है। एवरीवन प्लीज फोकस। ऑडिट स्ट्रेटजी क्या है और ऑडिट प्लान क्या है, पहले ही अपना माइंडसेट बना लो ताकि आगे क्लियर रहे। स्ट्रेटजी, ओके, मई 2024 में एग्जाम्स है, फरवरी एंड तक क्लासेस कंप्लीट करेंगे, मार्च अप्रैल में जो है रिवीजन करेंगे और मई में एग्जाम करेंगे। डन। स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन। स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन। मेरे साथ 3 वर्ड बोलो बेटा। क्या? स्कोप, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने, ग्रुप 1 देना है, ग्रुप 2 देना है, बोथ ग्रुप देने हैं। टाइमिंग, ठीक है जी, 28 Feb तक सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। डायरेक्शन, किसकी सेल्फ स्टडी करनी है और किसकी जो है वो क्लासेस लेंगे। STD, स्ट्रेटजी, ये बच्चों ब्रॉड होती है, ब्रॉड। जिसे आप लोग अगर हिंदी भाषा में बोलूं तो मोटे मोटे ही बातें आप जो बोलते हैं ना कि अच्छा मोटे मोटे तौर पे ये मेरा प्लान है कि भाई 28 तारीख तक क्लास कवर कर लूंगा।
उसके बाद रिवीजन कर लूंगा। कम ऑन, ग्रुप 1 जो दे रहा हूं या ग्रुप 2 दे रहा हूं या बोथ ग्रुप दे रहा हूं, और ये मैं इन सब्जेक्ट की मैं क्लासेस लूंगा, इन सब्जेक्ट की मैं सेल्फ स्टडी कर लूंगा। मोटे मोटे तौर पे आपने क्या बना ली अपनी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, ओवरऑल स्टडी स्ट्रेटेजी। कम ऑन, यस और नो, बोलो हाँ कहना। ऑडिट में भी यही होता है, आप स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं? कम ऑन, जल्दी बोलिए। स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन। मैं भी एग्जांपल्स दूंगा, डोंट वरी एट ऑल। फिर आप आते हैं ऑडिट प्लान पे। ये होता है बच्चों डिटेल में। ये कैसे होता है? कम ऑन, जल्दी बताओ। डिटेल में ये बनता किसके बेसिस पे? ऑडिट प्लान बनेगा किसके बेसिस पे बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी। क्यों? आप बताओ ना, आपने अपने पढ़ने की स्ट्रेटेजी बनाई, उसी के बेसिस पे तो अपना रोज का प्लान बनाओगे। अब अच्छा, 28 तारीख तक सारे सब्जेक्ट खत्म करने हैं, ठीक है, ये वाली क्लास लेता हूं, ये वाली क्लास लेता हूं, इसको इतनी देर पढ़ा करूंगा, इसको इतनी देर पढ़ा करूंगा, ये खत्म हो जाएगा। आप बच्चों मेरे साथ जुड़ पा रहे हैं? मैं पढ़ने वाला जो एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऑडिट स्ट्रेटेजी ब्रॉड है, ब्रॉड। प्रेम जी, आप यस बोल रहे हो कि नो बोल रहे हो? इज इट यस और नो? यस ना? अच्छा, ऐसे कोई यस नहीं होता है प्रेम जी, प्लीज। यस ऐसे होता है। सोचो, लड़की वाले आए हैं और लड़की आपको बहुत पसंद है, लड़की वालों ने पूछा लड़की पसंद है, आपने बोला बहुत पसंद है जी, बहुत पसंद है, गड़बड़ हो जाएगी ना। एनीवेज, प्लीज फोकस करिएगा। हमारा प्लान कैसे बनता है? हमारा प्लान कैसे बनता है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी। हम सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी कर ली, साइड में हो गए। फिर हमने प्लानिंग एक्टिविटी करनी है। प्लानिंग एक्टिविटी में सबसे पहले क्या बनाएंगे? स्ट्रैटेजी बनाएंगे। बोलिए क्या बनाएंगे? स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी कैसी होती है? एक ब्रॉड प्लान समझ लो, एक ब्रॉड आइडिया। स्कोप क्या होगा, टाइमिंग क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा। फिर उसी के बेसिस पे हम लोग डिटेल में जब बनाएंगे कि भाई अब हम लोग जो है कौन से प्रोसीजर्स लगाने वाले हैं, कैसे हम इस पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस की टेस्टिंग करने वाले हैं, कैसे हम सब्सटैंटिव प्रोसीजर में इसमें क्या लगाएंगे, कैसे चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, वो आ गया आपका ऑडिट प्लान के अंदर। वो ज्यादा डिटेल्ड होगा। हाँ जी, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है, मैं आपके साथ टेलीग्राम खेलता हूं, मतलब पोल खेलता हूं। आ जाओ जरा, पोल पे आ जाओ बच्चों, पोल पे आ जाओ। मैं क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पे, आपने जो है वो जवाब देना है मुझे, ठीक है? ये आ गया मैं पोल पे और ये गया मैं ऑडिट के पोल पे। सवाल मेरे पास ये है कि बताओ ज्यादा डिटेल में क्या होता है, ज्यादा डिटेल्ड क्या होता है? एस और पी, एस इज स्ट्रेटेजी, पी इज प्लान, एस इज स्ट्रेटेजी, पी इज प्लान। क्विज मोड मैंने ऑन कर दिया है। ज्यादा डिटेल क्या होता है आपने बताना है, जाइए जल्दी से वोट कीजिए। ज्यादा डिटेल क्या होता है? ज्यादा डिटेल्ड क्या होता है? कम ऑन एवरीवन, गो एंड वोट प्लीज, जाओ पोलिंग खेल लो। ज्यादा डिटेल्ड होता है ऑडिट प्लान। सामने यहां पे लिखा भी हुआ था, तब भी गलत कर रहे हैं बच्चे। हाँ जी, ज्यादा डिटेल्ड क्या होता है बेटा? ऑडिट प्लान। ओके, डैश forms the basis of dash forms the basis of audit plan, dash forms the basis of audit plan। चैट ऑन कर दिया, आंसर दो। dash form the basis of audit plan, the audit strategy will form the basis of audit plan। is that clear? बोलिए हाँ कहना। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब बच्चों मैं आपको और थोड़ी बहुत बातें बताना चाहता हूं। स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन का मतलब क्या होता है मैं आपको वो भी बता देता हूं, चिंता मत करिए, एक एक चीज हम लोग जो है डिटेल में उठा लेंगे। बेटा स्कोप, कवरेज की बात, जब भी स्कोप आए ना समझ लो कवरेज की बात चल रही है। कवरेज से क्या मतलब है मेरा? अरे भाई सिर्फ कंपनी का ऑडिट करना है या इसकी ब्रांचेस का भी ऑडिट करना है? सिर्फ कंपनी का ऑडिट करना है या इसकी ब्रांचेस का भी ऑडिट करना है? हमने किस किस का ऑडिट करना है इस ऑडिट के अंदर, वो हो गया स्कोप। टाइमिंग, मोटे मोटे तौर पे हमारी टाइमलाइन क्या रहने वाली है ऑडिट की? ओके, बोलो हाँ कहना। अच्छा, उसके बाद बच्चों ध्यान से जरा, उसके बाद टाइमिंग के बाद हमारे पास क्या आ गया? नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्शन। डायरेक्शन इधर देखो बच्चों, डायरेक्शन कैसे डिसाइड होती है? बहुत ध्यान से, आपको आता है ये। एक नई कंपनी है, एक नई कंपनी है, ओके, उस नई कंपनी के इंटरनल कंट्रोल पे आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उस नई कंपनी के इंटरनल कंट्रोल पे आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वेरी गुड राधिका, किस तरफ जाओगे आप? आगे क्या करोगे? आपको पता है जवाब, आगे पता है। जब आपको इंटरनल कंट्रोल भरोसा नहीं होता हम क्या करते हैं? सब्सटैंटिव प्रोसीजर करते हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट। स्ट्रैटेजी में हम क्या डिसाइड कर लेते हैं? स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, मेरे साथ, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। स्कोप कवरेज, टाइमिंग टाइमलाइन, डायरेक्शन अरे भाई मैं कंप्लाइंस ज्यादा कर रहा हूं, मैं सब्सटैंटिव ज्यादा कर रहा हूं, मैं क्या करने वाला हूं, वो गई डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ कहना। अच्छा,
एक बच्चे ने बीच में जो है एक बात बोली है और वो बात मैं सबके सामने रखना चाहूंगा। वो बच्चा क्या बोल रहा है? वो बच्चा बोल रहा है, सर आपने ना पीईए ना बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया है, आपने पीईए बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया है, ये वाला प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। मैं बताता हूँ बच्चा ऐसा क्यों बोल रहा है। इस बच्चे ने आईसीआई का स्टडी मैट खोल रखा है और उसमें पीईए के ऊपर जो है 2 पेज लिखे हुए हैं। वो कह रहे हैं मास्टर जी आपके तो 2 पेज हो ही नहीं रहे। बेटा उसमें पीईए के जो 2 पेज लिखे हैं उसमें से आधी चीजें 220 की हैं, 220 की। तो जब 220 पढ़ेंगे तब पढ़ाएंगे, अभी आपको सिर्फ हाई बुलवाया है 220। ठीक है, ठीक है, समझे? आइए, तो आप लोग चिंता ना करें भाई, आपसे ज्यादा चिंता मुझे है, क्योंकि आपने बाहर जाके बताना है कि मैं कैसा पढ़ाता हूं। तो मैं अपनी जान लगा दूंगा ताकि तुम लोग मेरी बुराई ना कर पाओ किसी भी हाल में। सिंपल सी बात है। मैं तो आपको बस एक स्टैंडर्ड पे लेके आना चाहता हूं। आईसीआई की बुक से कुछ भी उठाओ, आपको समझ आना चाहिए, आपके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए बस। और वो धीरे धीरे होगा बेटा, धीरे धीरे होगा। अचानक से आपको ऐसा लग रहा है कि वो मैंने कम पढ़ाया है, तो वो इसलिए लग रहा है क्योंकि बाबू अभी हमने 220 नहीं पढ़ा है और उन्होंने सारा मैटर पीईए के नीचे 220 वाला लिखा हुआ है। ओके, चलिए आ जाइए। ये चर्चा मैंने इसलिए कर दी कहीं बालक बोले हुए पढ़ा जाएगा। हाँ जी, आइए मेरे साथ जुड़िए बच्चों। क्या आपको ये बातें समझ में आई जो मैंने ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान के बारे में करी है? बोल दो हाँ के ना, कम ऑन जल्दी बोलो। अच्छा जी, अब मेरी बात को सुनिए बच्चों, अब मेरी बात को सुनिए। मैं आपको एक काम करता हूं, थोड़ी सी रीडिंग भी कराता हूं बुक्स में से। वो बुक अगर आपके पास नहीं भी हो तो घबराइएगा मत, बिल्कुल भी मत घबराइएगा, 1% भी स्ट्रेस मत लीजिएगा। आप बस थोड़ी सी रीडिंग कर लीजिएगा मेरे साथ, ठीक है? ये देखिए मैंने इसको जूम इन कर दिया है। ये बुक है आपके पास, अगर नहीं है कोई बात नहीं, मैं जो भी रीड करा रहा हूं प्लीज उस पर फोकस कर लेना, प्लीज उस पर फोकस कर लेना। ये देखो, स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन, ये कहीं आईसीआई के स्टडी मैट में नहीं लिखा होगा, ये मैंने आपके लिए जो है इंक्लूड करा है। स्कोप का मतलब क्या होता है बेटा? स्कोप का मतलब होता है कि क्या करने वाले हो। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करोगे, ब्रांचेस इंक्लूडेड हैं कि नहीं, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है। टाइमिंग मतलब आप माइलस्टोन सेट करते हो ऑडिट के लिए, डेडलाइन सेट करते हो, टाइम बजट बनाते हो कि कितने समय में क्या कंप्लीट कर लूंगा। डायरेक्शन मतलब हाउ वी आर गोइंग टू यूज द इंफॉर्मेशन नॉलेज गेन फ्रॉम अदर एंगेजमेंट। हमारी प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशंस जो हुई है, हमने जो पीईए करी है उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक कंपनी है, छोटी कंपनी है, उसका इंटरनल कंट्रोल बेकार है, आप कह रहे हो कि मैं सीधा सब्सटैंटिव प्रोसीजर ले जा रहा हूं, दिस इज डायरेक्शन। मुझे बच्चों ये बातें आपसे जाननी है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही है कि नहीं। स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, एसटीडी, बिल्कुल। और पता है कहीं नहीं समझाई हुई है आईसीआई ने, कहीं भी नहीं समझाई हुई। ओके, क्लियर है? बहुत बढ़िया, आ जाओ बच्चों। अब ऑडिट प्लान में क्या होता है फिर? इधर देखो बेटा, ऑडिट प्लान में हम लोग डिसाइड करते हैं NET ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, NET ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, NET ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। अच्छा आ नहीं रहा स्क्रीन पे, ये लो। हाँ जी, क्या डिसाइड करते हैं? NET ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। वो भी पढ़ा के लाता हूं आपको, जरा ध्यान से, जरा ध्यान से, जरा ध्यान से। एवरीवन बच्चों, एवरीवन फोकस, फोकस। ये लो, आ जाओ जरा मेरे साथ, ये लो स्क्रीन पे एवरीवन देखो। Audit strategy relates to overall approach you will take to the audit. It decides the scope of the audit. The audit plan is detailed procedure you will use in your audit. और याद रखिएगा ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग वाले पॉइंट्स हैं, आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि ऑडिट प्लान और स्ट्रैटेजी में डिफरेंस क्या है। Audit plan is detailed procedure you will use in your audit depending upon what strategy is. For example, very important example, again शायद आपको आईसीआई की बुक में ना मिले। If you decide the organization is new and does not have proper control in place, you will decide not to rely on control and perform only substantive testing. ये आपकी क्या बन जाएगी बेटा? ऑडिट स्ट्रैटेजी। अब ऑडिट प्लान में हम लोग क्या डिसाइड करते हैं? ऑडिट प्लान इज डिसाइडिंग कौन से सब्सटैंटिव टेस्ट आप लोग परफॉर्म करने वाले हो। आप AEIOU, आपको याद है AEIOU, एनालिटिकल प्रोसीजर, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, आप क्या करने वाले हो? क्या कितनी डिटेल में करने वाला? इट विल इन्वॉल्व द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट टेस्ट। ये होते हैं आपके ऑडिट टेस्ट, AEIOU, रीपरफॉर्म, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। आप इन टेस्ट का कितनी डिटेल में इन टेस्ट को करने वाले हो, कब ये टेस्ट करने वाले हो, कौन सा टेस्ट आप करोगे, ये होता है बच्चों आपका ऑडिट प्लान। एंड एन ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड। हाँ जी, एन ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड। मैं फिर से बच्चों पूरी कहानी रिपीट करूंगा, मुझे 10 मिनट दीजिए। देखिए रटवाने में, याद करवाने में मुझे 5 मिनट भी नहीं लगने, 2-3 मिनट भी नहीं लगने, लेकिन आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। प्लानिंग एक्टिविटी में 2 मेन पार्ट होते हैं। नंबर 1 इज स्ट्रैटेजी, नंबर 2 इज ऑडिट प्लान। ओके, स्ट्रैटेजी ब्रॉड होती है, स्ट्रैटेजी ब्रॉड होती है। स्ट्रैटेजी में हम लोग ओवरऑल डिसीजंस लेते हैं कि स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन क्या रहेगा। स्कोप मतलब कवरेज क्या रहेगी, टाइमिंग मतलब हमारी डेडलाइंस, टाइम बजट्स क्या रहेंगे, डायरेक्शन मतलब हम लोग सब्सटैंटिव ज्यादा कर रहे हैं, कंप्लायंस ज्यादा कर रहे हैं, हम लोग वो चीजें डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी डायरेक्शन किस तरफ जाएगी ऑडिट की। ओके,
फिर हम लोग ऑडिट प्लान बनाते हैं। ऑडिट प्लान में हम लोग लिखते हैं NET ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स। हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या करने वाले हैं, हम सब्सटैंटिव प्रोसीजर में क्या करने वाले, कितना करने वाले, कितनी डिटेल में जाने वाले हैं, ये सारी बातें आपको कहां पे लिखी हुई नजर आएंगी? आंसर दीजिएगा, ये सारी बातें आपको कहां पे लिखी हुई नजर आएंगी? स्ट्रैटेजी या प्लान? कम ऑन एवरीवन, ये सारी बातें प्लान के अंदर लिखी हुई नजर आएंगी। वेरी गुड बच्चों, वेरी 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 गुड। कॉन्सेप्ट क्लियर है? रटने वाली बातें क्या क्या है? इधर देखो, रटने वाली बातें क्या क्या है? स्ट्रैटेजी के अंदर 3 वर्ड बोलो, स्ट्रैटेजी के 3 वर्ड्स बोलो, जैसी स्ट्रैटेजी सुनोगे 3 वर्ड्स लिख दो। STD, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। डन। प्लान के अंदर क्या होगा? NET ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, NET ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। बस ये रटने वाली बात है। रटने में टाइम लगा क्या? नहीं। रटने वाली एक और बात, स्ट्रैटेजी इज ब्रॉड, प्लान इज डिटेल्ड। रटने वाली बात नंबर 3, व्हाट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ व्हाट? व्हाट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ व्हाट? कम ऑन। स्ट्रैटेजी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ प्लान, स्ट्रैटेजी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑडिट प्लान। कम ऑन गाइस, याद रखेंगे बात, याद रखेंगे बात। बस ये 3 बातें रखनी थी। स्ट्रैटेजी में स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन आता है, प्लान में NET ऑफ ऑडिट प्रोसीजर आता है। कम ऑन, स्ट्रैटेजी ब्रॉड होती है, प्लान डिटेल्ड होता है। स्ट्रैटेजी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ प्लान। रखने वाली ये 3 बातें हैं, लेकिन आपको समझ भी आना चाहिए, आपको विजुलाइज भी आप लोग कर पाए कि जब आप ऑडिट पे जाते हैं, एक पेज निकाल के आपने उस पर एक बेसिक बातें लिख दी, ये क्या बनाया आपने, ये क्या बनाया आपने, एक पेज निकाल के आपने उस पर ओवरऑल प्लान ओवरऑल बातें लिख दी है, ये है बच्चों स्ट्रैटेजी। डन। फिर आपने भाई साहब एक एक चीज को उठाया कि मैं डेटर्स कैसे चेक करने वाला हूं, डेटर्स में क्या टेस्ट लगाऊंगा, वो टेस्ट कब होंगे, वो टेस्ट कितनी डिटेल में होंगे, ये क्या है? प्लान। इजी, इजी गाइस। रटने वाले पॉइंट्स आपके पास है? चलिए जी, आ जाइए बच्चों, आ जाइए। आपको पता है हमें 1 घंटा हो गया बैठे हुए, पता नहीं आप कैसा फील करते हो, मुझे तो पता नहीं चलता है। मैं तो कह रहा हूँ अभी 1 घंटा हो गया, अभी तो गला भी गीला नहीं हुआ, अभी तो मामला शुरू हुआ। आ जाओ, आ जाओ बच्चों, आ जाओ प्लीज, एवरीवन एवरीवन एवरीवन। हाँ जी, तो हमारे बच्चों प्लानिंग एक्टिविटी में चलते हैं, और प्लानिंग एक्टिविटी में हमारे पास क्या आती है? कम ऑन टेल मी, कम ऑन क्या आती है? सबसे पहली चीज क्या आती है? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। और ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी के अंदर बच्चों क्या क्या चीजें कवर होती है? जल्दी बोल दो। कम ऑन, स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन। और मैंने साथ में लिख दिया है, इट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ द ऑडिट प्लान। आपको पता है इसी के ऊपर, इस एक लाइन के ऊपर 5 बार क्वेश्चन पूछा है इसे, करेक्ट एंड करेक्ट, MCQ 5 बार। अर्पित भाई जाग रहे हो, सो रहे हो, या इंटरनेट चला गया? अर्पित, हाँ ठीक है, जाग गया। हाँ जी, क्लियर है यहां तक? जल्दी बोलिए, आ जाओ जी। अब चलते बच्चों आज के 2 मेन क्वेश्चंस पे। डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, DQ। जहां भी मैं लिख दूं DQ, बेटा DQ का मतलब समझ गए आप लोग? DQ का मतलब समझ गए आप क्या होगा? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, हाई स्कोरिंग है, और इसके हाई चांसेस भी है बच्चों आने के, इसके हाई चांसेस भी है आने के। ओके, आ जाइए प्लीज 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 बच्चों, प्लीज एवरीवन 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 फोकस करिएगा, फोकस। बहुत इंपॉर्टेंट बातें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। हाँ जी, यस यस इट इज डिफरेंट, अभी चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये वाला DQ कराऊंगा, हाउ वुड द ऑडिट स्ट्रेटेजी बी हेल्पफुल टू द ऑडिटर। आप देख रहे हैं अपने आप में क्वेश्चन बना के लिख दिया मैंने, ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिटर की हेल्प कैसे करेगी, और इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता बच्चों। इधर देखिए, सिर्फ इतना याद रखना है, NETM ऑफ रिसोर्सेज, NETM ऑफ रिसोर्सेज। ऑडिट स्ट्रेटेजी आपकी रिसोर्स मैनेजमेंट में हेल्प करती है। व्हाट इज रिसोर्स? जहां अब मैं जो बात कर रहा हूं, रिसोर्स का मतलब है ह्यूमन रिसोर्स, लोग बाग। इधर देखो बच्चों, इधर देखो, इधर देखो, एवरीवन 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 एवरीवन। आपको स्ट्रेटेजी NETM ऑफ रिसोर्सेज पे हेल्प करेगी। पहले डिस्कस कर लेता हूं, फिर पढ़ा दूंगा। N फॉर नेचर ऑफ रिसोर्स। नेचर ऑफ रिसोर्स मतलब एक्सपीरियंस लोग चाहिए या नए लोग भी चल जाएंगे, सीनियर लोग चाहिए या जूनियर लोग भी चल जाएंगे। नेचर, इज दैट क्लियर? NETM रिसोर्सेज, NETM रिसोर्सेज, N नेचर, E एक्सटेंड, कितने लोग चाहिए, कितने लोग चाहिए आपको, ज्यादा लोग चाहिए या कम लोग चाहिए। NETM रिसोर्सेज, नेचर और एक्सटेंट हो गया। T टाइमिंग ऑफ रिसोर्सेज, कब लोग चाहिए। टाइमिंग को आप NET वाली टाइमिंग से रिलेट कर सकते हैं, इंटरिम पीरियड पे लोग चाहिए या ईयर एंड पे लोग चाहिए, इंटरिम पीरियड पे लोग चाहिए या ईयर एंड पे लोग चाहिए।
एंड M ऑफ रिसोर्सेज दैट इज मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। कैसे आप उन रिसोर्सेज को मैनेज करने वाले हैं, कैसे आप उन्हें ब्रीफ करेंगे यानी कैसे आप उन्हें गाइडेंस देंगे, कैसे आप उन्हें डिब्रीफ करेंगे यानी कैसे आप उनसे रिपोर्ट लेंगे। दिस इज मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो सिंपल क्वेश्चन खत्म भी हो गया। हाँ जी, हाउ ऑडिट स्ट्रेटेजी हेल्प्स द ऑडिटर। मेरे साथ बच्चों घर पे बैठे बैठे बोलना, घर पे बैठे बैठे बोलना, NETM ऑफ रिसोर्सेज। कम ऑन, NETM ऑफ रिसोर्सेज। इज दैट क्लियर? बोल दो। व्हाट इज NETM? नेचर, एक्सटेंट, टाइमिंग एंड मैनेजमेंट। कम ऑन, नेचर, एक्सटेंट, टाइमिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। नेचर, कैसे लोग चाहिए, एक्सटेंट, कितने लोग चाहिए, टाइमिंग, कब लोग चाहिए, मैनेजमेंट, उन्हें मैनेज कैसे करोगे। अब आप मुझे बताएंगे और मैं बच्चों खुश होऊंगा बैठे बैठे। हाँ जी, हाई रिस्क एरिया, हाई रिस्क एरिया कैसे लोग चाहिए, एक्सपीरियंस्ड या जूनियर्स? एक्सपीरियंस्ड। कम ऑन, यस और नो? बोल दो हाँ कहना। आगे इधर देखो, एक बहुत बड़ी कंपनी का रेवेन्यू आप चेक करने जा रहे हो, एक बहुत बड़ी कंपनी का रेवेन्यू आइटम जो आप लोग चेक करने जा रहे हो, यानी जो उसके पास रेवेन्यू लाइन है वो चेक करने जा रहे हो। मुझे जानना है एक्सटेंट, ज्यादा लोग चाहिए कि कम लोग चाहिए? ज्यादा लोग चाहिए। अब गाइस जो पूछने वाला हूं वो जरा सच सच बता देना ध्यान से, पुरानी नॉलेज के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा। एवरीवन प्लीज फोकस, प्लीज फोकस, प्लीज फोकस। सब बच्चे फोकस करेंगे, सब बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। एक कंपनी है उसमें रोमम बहुत ज्यादा है, एक कंपनी है उसमें रोमम बहुत ज्यादा लग रहा है प्राइमा फेसी आपको, वहां पे आप लोगों को कब लोग चाहिए? नाइस 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 नाइस। ऑब्वियसली मुझे वहां पे ईयर एंड पे ज्यादा लोग चाहिए, इसे उससे कनेक्ट करो ना, जहां पे रोम ज्यादा है वहां पे मैं इंटरिम में ज्यादा काम करना ही नहीं चाहता हूं, मैं काम ज्यादा कहां करना चाहता हूं? ईयर एंड पे। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, यस और नो? जल्दी बोल दो। याद है बातें, याद है? तो NETM। अब M में क्या है बच्चों? मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि आप अपनी टीम मेंबर्स के साथ जो है मैनेजमेंट कैसे रखोगे, आप कैसे जो है उनसे कम्युनिकेट करोगे, कैसे उनको ब्रीफ करोगे, कैसे उनको डीब्रीफ करोगे। ब्रीफ और डीब्रीफ, घबराना मत। जब आपको गाइडेंस दी जाती है काम ऐसे होगा, ब्रीफ। जब आपसे रिपोर्ट ली जाती है, डीब्रीफ। इजी इजी बोलो। लो बच्चों लो, आपने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। और चिंता मत करिए बच्चों, आज अप्रोक्सीमेटली मेरी 11वीं क्लास है। 20th क्लास के बाद ये डिसाइड हो जाता है कि कौन पढ़ रहा था और कौन पढ़ने की एक्टिंग कर रहा था। बच्चे छठवें शुरू हो जाएंगे, छठवें, बिल्कुल छठवें। आधे बच्चे थे क्या, भाई यार आराम से पढ़ लेंगे यार, क्या यार ये रोज रोज आया था पढ़ाने के लिए, रोज रोज कौन पढ़ता है, बीकॉम की तरह करेंगे। बता रहा हूं मैं आपको, 20 क्लास के बाद पता चल जाएगा। और भी एक बात बताऊं, अब आपको क्या लग रहा है बच्चों, ऑडिट का सब्जेक्ट आपस में कनेक्टेड है, एक एस्से से दूसरे एस्से से आपस में चीजें कनेक्टेड है या नहीं? कम ऑन, यस और नो? भर भर के कनेक्टेड है। एक क्लास छोड़ के तो देखो, जिसने बेसिक्स नहीं किया आज वो मेरी बातें समझ सकता है क्या? मुझे बताओ। नहीं समझ सकता भाई, हम दूसरी भाषा में बात कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं PPFS, वो कह रहे हैं आई। और एक बात आपको और अप्रिशिएट करूं, सैटरडे की क्लास में आना अपने आप में भाई साहब एक आपका कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन झलकाता है। क्यों क्यों? सैटरडे वाला बच्चा ना आलस कर जाता है, अबे यार क्लास अपलोड हो तो जाती है, कल देख लेंगे। और मैं आपको बच्चों, मैंने शायद आज क्लास में, इस क्लास में बोला, पता नहीं GST क्लास में बोला, डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ अचीविंग एनी गोल इन योर लाइफ बच्चों। और डिसिप्लिन टेस्ट आपका टफ टाइम्स में ही होता है, सैटरडे को ही होता है, बट बाकी आपकी मर्जी है। आ जाओ जी। हाँ जी, हाँ जी बच्चों। और मैं देखो, मेरे मोटिवेट करने से कुछ नहीं होगा, आपका अंदर से मोटिवेशन होनी चाहिए, भैया पास होना है, अच्छे से पढ़ना है। मेरे मोटिवेट करने से कुछ होता होता तो भाई मैं मोटिवेशन की दुकान खोलता, फिर मैं आओ जी आओ, 2 रुपए में मोटिवेशन का इंजेक्शन लगाए, जी हाँ भाई और बहनों, CA का एग्जाम पास करें, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। आ जाओ जी प्लीज। यहां तक क्लैरिटी है बच्चों? मुझे बताओ, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी पे क्लैरिटी है? जल्दी बोल दो। इसके अब आपको हाउ वुड ऑडिट स्ट्रेटेजी हेल्प द ऑडिटर, देखो जरा मैंने क्या लिखा है, नेचर ऑफ रिसोर्सेज, एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज, टाइम ऑफ रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। NETM रिसोर्सेज, कम ऑन, NETM रिसोर्सेज। सर जरा एक बार ICA के स्टडी मैट में भी दिखा दो ये सारी बातें हमें। हाँ भाई तुमने कैसी बात करी बेटा, आ जाओ ICA बुक में चलते हैं हम लोग। अखिलेश पेज नंबर बाबू, अखिलेश पेज नंबर नहीं बता रहे, 2.1 बता दिया अखिलेश ने।
ये लो जी, आ जाओ 2.10। ये देखिए बच्चों, ये रहा Establishing the overall audit strategy, assistance for the auditor। तो assistance for the auditor कितने फॉर्म में होता है? 4 फॉर्म में। अब जरा देखो, नंबर 1, सब में बच्चों कॉमन क्या दिख रहा है आपको? सब में कॉमन क्या दिख रहा है? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। रिसोर्सेज। अब इसको रीड करके दिखाता हूं। The resources to deploy to specific audit areas, such as the use of approximately experienced team members for high risk areas or involvement of expert for complex matter। क्या हेडिंग डालूं इसकी? फर्स्ट वाले की क्या हेडिंग डालूं? कम ऑन, फर्स्ट वाले की क्या हेडिंग डालूं? वेरी गुड दक्ष, वेरी गुड। नेचर। कैसे रिसोर्सेज चाहिए? अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू एलोकेट टू स्पेसिफिक ऑडिट एरिया, सच एज नंबर ऑफ टीम मेंबर असाइन टू ऑब्जर्व इन्वेंटरी काउंट एट मटेरियल लोकेशन। जहां पे जो मटेरियल लोकेशन है, यानी जहां पे कंपनी की मेजर इन्वेंट्री रखी होती है, वहां बताओ लोग ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? ज्यादा चाहिए। हेडिंग क्या बनाऊं? बच्चों इसकी? एक्सटेंट। ठीक है जी। When these resources are to be deployed, such as whether at an interim stage or at key cut off date, दिल दे दो मुझे आज अपना बच्चों, ऐसे पढ़ा रखा मैंने तुम्हें। वो दिल दे दिया सही है किसी ने चैट में, बहुत ही बढ़िया। एग्जैक्टली ये वर्ड्स नहीं यूज करे हमने, बता दो। अब बिना ऐसे के मुख खोले बोल दो। क्या लिखूं? हेडिंग क्या बनाऊं? जल्दी बोलो। टाइमिंग। और उसके बाद बच्चों, हाउ सच रिसोर्सेज आर मैनेज, डायरेक्टेड एंड सुपरवाइज। उन रिसोर्सेज को आप एमडीएस कैसे करने वाले हो? मैनेज, डायरेक्ट और सुपरवाइज कैसे करने वाले हो? कैसे ब्रीफिंग होगी, कैसे डीब्रीफिंग होगी, कैसे रिव्यूज होंगे? आपको इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ब्रीफिंग, डीब्रीफिंग, रिव्यूज, अभी आप ये वर्ड पढ़ लोगे, फिर आप पूछ लोगे सर ये क्या होता है? बेटा इसका डायरेक्ट कनेक्शन है SA 220 से। बोलिए किससे? SA 220 से। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज। MDS कैसे होगा? मैनेजमेंट डायरेक्शन सुपरविजन कैसे होगा? ब्रीफिंग डीब्रीफिंग कैसे होगी? रिव्यूज कैसे होंगे? डन। बोलिए। अब बच्चों एक बात बताओ, सच बताना, ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा, और कम से कम नहीं तो आपका, अगर मैं पुराना कोर्स जोड़ लूं तो भाई साहब ये 5 बार क्वेश्चन एज इट इज आपके एग्जाम में उठ के आ चुका है। आप लिख पाएंगे इसके बारे में? मुझे बता दीजिए, कमाल, यस और नो। और आप हैरान हो जाएंगे, बच्चा पेपर में, जब पेपर से आता है वापस, वो बताता है सर ये क्वेश्चन आया था कि ऑडिट स्ट्रेटेजी कैसे ऑडिटर को हेल्प करेगी, हमने तो पढ़ा ही नहीं। मेरे तो नलायक, दुष्ट, पापी, लुच्चे, लफंगे, आवारा। अगर मेरा बच्चा तो भाई, अगर मुझसे बड़ा, मैं तो उसकी गर्दन ऐसे फंसा के कोने के बीच में ले घुस। और जो बच्चा भाई क्वेश्चन पढ़ के नहीं गया, मतलब वो सी इंटर का ऑडिट ही नहीं पढ़ के गया, फिर वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं, आउट ऑफ साइट था। हाँ जी, क्लियर है? जल्दी बोलिए। लीजिए बच्चों, तो ये हमारा हो गया NETM ऑफ रिसोर्सेज। क्या आपको बच्चों वर्ड बाय वर्ड याद रखना है? मुझे बताओ। नहीं भाई, नहीं रख सकते। बेसिक आइडिया होना चाहिए हमारे पास। बेसिक आइडिया है हमारे पास। आ जाइए, आज का आखिरी क्वेश्चन बच्चों, बस आज का आखिरी क्वेश्चन। साथ दोगे? वो भी DQ है बच्चों, और वो DQ कौन सा है कि भाई फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। मेरे साथ, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। कितने फैक्टर्स हैं बच्चों हमारे पास? 5 फैक्टर्स हैं, CS, RO, ETE, POE एंड NET। खत्म। मैं बताता हूं कैसे। इधर देखो क्वेश्चन क्या आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल फ्रेमिंग द ऑडिट स्ट्रेटजी और व्हाइल डेवलपिंग द ऑडिट स्ट्रेटजी। आपको बस तुषार कपूर को याद रखना है। CS, RO, ETE, POE। तुषार कपूर याद है कि नहीं? गोलमाल वाला बेटा। CS, RO, ETE, POE एंड लास्ट में NETM ऑफ रिसोर्सेज। ध्यान से बच्चों, क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करने हैं ऑडिट स्ट्रेटजी बनाते समय? ओके, क्या फैक्टर्स कंसिडर करने हैं ऑडिट स्ट्रेटजी बनाते समय? आपको मेरे साथ पहले ये 5 फैक्टर्स के शॉर्ट कोड बोलने पड़ेंगे। CS, RO, ETE, बोलो। CS, RO, ETE, POE, आखिरी NETM। दिखाओ सर जरा स्क्रीन पे, ये रहा बेटा। CS, RO, ETE, POE एंड NET। ये सब क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं। इधर देखो बच्चों, एवरीवन
क्वेश्चन क्या था, सवाल क्या था बच्चों, सवाल याद रखना, सवाल याद रखना, प्लीज प्लीज प्लीज। एक बच्चा बोल रहा है मुझे घर में तोतला बुला रहे हैं अगर मैं ऐसे पढ़ रहा हूं तो। अरे कोई बात नहीं बेटा, याद होना चाहिए, मार्क्स मिलने चाहिए। इधर देखो एवरीवन फोकस करिएगा, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, पक्का लास्ट क्वेश्चन है आज का। सीएस सबसे पहले भाई साहब, आप अगर स्ट्रेटेजी बना रहे हो, क्या आप नहीं चाहोगे कि आपको आपके ऑडिट की कैरेक्टरिस्टिक्स और स्कोप पता हो? क्या आप नहीं चाहोगे आपको आपके ऑडिट की कैरेक्टरिस्टिक्स और स्कोप पता हो? अब कैरेक्टरिस्टिक और स्कोप क्या होता है? स्कोप बच्चों जब भी अटक जाओ ना, एक वर्ड कवरेज, कवरेज बोले तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ब्रांचेस इंक्लूडेड है या ब्रांचेस इंक्लूडेड नहीं है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये सारी चीजें आ गई स्कोप में, कवरेज। इज दैट क्लियर? लेकिन एग्जाम में कवरेज नहीं लिख के आओगे बेटा, क्योंकि मछली को तो अर्थवॉर्म ही खाना है, उसे थोड़ी ना पनीर खाना है। एग्जाम में क्या लिख के आओगे कवरेज की जगह? जल्दी बोलो, स्मार्ट वर्ड क्या लिख के आओगे? जल्दी बोलो, बोल दो चैट में दोस्तों, स्कोप। राइट? अखिलेश कह रहा है अर्थवॉर्म लिख के आऊंगा, गला है। हाँ जी, क्लियर है? सीएस कैरेक्टरिस्टिक एंड स्कोप पहले समझा देता हूं, फिर बेटा पढ़वा भी दूंगा। पहले हेडिंग, अच्छा हेडिंग सबको याद हो गई? कितने फैक्टर्स कंसीडर करने? 5। CSROETE, मेरे साथ, CSROETE, PEAOE, PEAOE एंड लास्ट में NET ऑफ रिसोर्सेज। आ जाओ जी, CS समझ भी आ गया, कैरेक्टरिस्टिक एंड स्कोप समझ में आ गया, कम ऑन यस और नो? कैरेक्टरिस्टिक एंड स्कोप समझ में आ गया, बोल दो हाँ या ना? बिल्कुल सर। अच्छा, RO रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, आपके ऑडिट का रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है? अब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव आप बोलोगे सर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव तो एक ही होता है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव तो एक ही होता है सर। पहले सीएस समझा दो, नलायक को सुना करो ना। फिर सीएस मैंने क्या बताया? कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्कोप मतलब कवरेज। कैरेक्टरिस्टिक में और क्या आएगा? आप पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट कर रहे हो या कंपनी का ऑडिट कर रहे हो या प्रोप्राइटरशिप का ऑडिट कर रहे हो, क्या ये कैरेक्टरिस्टिक है आपके ऑडिट की? यस। स्कोप में क्या आएगा? फिर वही बात, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कंसोलिडेटेड है, ब्रांचेस हैं या नहीं। कैरेक्टरिस्टिक स्कोप क्लियर, जल्दी बोल दो। अच्छा, फिर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब आप बोलोगे सर, अब आप बोलोगे, अब एक बार में सुन लेना, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। अब आप बोलोगे सर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव तो एक ही होता है, ओपिनियन देना होता है। नहीं, क्या बच्चों, नालायक, एक बच्चे कह रहे सर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव तो मनी होता है। अरे रुक जाओ मनी, मैं पहले चैट ऑफ करूं, तुम पढ़ाने नहीं दोगे। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव बच्चों ध्यान से ध्यान से ध्यान से, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, वरुण नैयर पढ़ लो, डांट खाओगे मुझसे, नालायक, अभी आ रहा हूं। हाँ जी, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव बच्चों क्या अकॉर्डिंग टू दी नेचर ऑफ द क्लाइंट भी हो सकता है, अलग हो सकता है? आंसर इज यस। बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी पे रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ज्यादा होती हैं, बोल दो हाँ या ना? पार्टनरशिप फर्म है तो अलग रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स बनेंगी, कम ऑन। बैंक है तो अलग रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स बनेगी। तो सीएस आरओ, सीएस क्लियर है, कैरेक्टरिस्टिक एंड स्कोप, बोल दो हाँ क्या ना? बोल दो। अच्छा जी, और आरओ में क्या आ गया? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। ईटीई, ईटीई बच्चों, ईटीई ध्यान से एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स, मेरे साथ एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स, मेरे साथ एक बार, एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स, एक बार बोल दो एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स। इधर देखो बच्चों, इधर देखो प्लीज। स्ट्रैटेजी बनाते समय आपको वो फैक्टर्स भी ध्यान रखने हैं, एक एक वर्ड ध्यान से सुनना, धीरे धीरे बोल रहा हूं। स्ट्रैटेजी बनाते समय आपको वो फैक्टर्स भी ध्यान रखने हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं कि एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स कितने लगने वाले हैं। एग्जांपल देता हूं, पहले एक बार लाइन पूरी बोल देता हूं, उसे आप लोग रिपीट करना, फिर एग्जांपल लेना। स्ट्रैटेजी बनाते समय आपने वो फैक्टर्स भी ध्यान रखने हैं जिससे ये डिसाइड होता है कि एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स कितने लगने वाले हैं। एग्जांपल, आप बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे ऑडिट करने को बोलूं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, राइट? और खासकर बच्चों, मैं अगर आपसे ऐसी एंटिटी का ऑडिट करने के लिए बोलूं जहां पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, फेस टू फेस ट्रांजैक्शन, हर तरह की ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा नंबर्स के अंदर है, क्या रेवेन्यू और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है? अब आप मुझे बताइए, वहां पे एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे या कम? इशारे से बता दो, ज्यादा लगेंगे या कम? ज्यादा लगने वाले भाई साहब, वहां पे ज्यादा, कम ऑन, यस और नो? अब जब एंगेजमेंट टीम के एफर्ट ज्यादा लगने वाले हैं तो क्या इसका इंपैक्ट मेरी स्ट्रैटेजी पे आना चाहिए? रेवेन्यू को मुझे स्पेशली ध्यान रखना चाहिए अपनी स्ट्रैटेजी में? आंसर इज यस। मैं पूरा का पूरा गेम दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा, समझ के जाइएगा। ईटीई, एंगेजमेंट टीम एफर्ट। स्ट्रैटेजी बनाते समय हमें ऐसे फैक्टर्स भी ध्यान में रखने चाहिए, स्ट्रैटेजी बनाते समय हमें ऐसे फैक्टर्स भी ध्यान में रखने चाहिए जो ये डिटरमाइन करते हैं कि एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स कहां लगने वाले हैं। ओके,
जैसे कि हाई रिस्क एरियाज को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हाई रिस्क एरिया है तो वहां पे एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स क्या होने वाले हैं, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए, ज्यादा होने वाले हैं। डन। अगले दो तो बच्चों पढ़ चुके हो, पहले मुझे सारी हेडिंग्स रिवाइज कराओगे। टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम? पढ़ रहे हैं ऑडिट स्ट्रैटेजी। उसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग ऑडिट स्ट्रैटेजी। कितने फैक्टर्स हैं? 5। CS, RO, ETE, PEAOE एंड NET ऑफ रिसोर्सेस। हेडिंग सबको याद है? हेडिंग सबको याद है? कम ऑन, साथ में हो। CS कैरेक्टरिस्टिक एंड स्कोप, क्या इसका मतलब भी पता है आपको? हम भाई एंगेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक और स्कोप को समझेंगे, हम किसका ऑडिट करने जा रहे हैं, क्या क्या कवरेज है। RO रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव को समझेंगे कि अल्टीमेटली हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ETE हम लोग उन फैक्टर्स को भी ध्यान में रखेंगे जिनसे ये डिटरमाइन होता है कि ETE एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स कहां पे लगने वाले हैं। एक एक वर्ड समझ आ रहा है बच्चों? बोलो हाँ कि ना। अच्छा, और फाइनली बच्चों हमारे पास क्या बच गया? PEAOE। PEAOE पता है क्या है? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज जो करी थी उनके रिजल्ट को भी ध्यान में रखेंगे स्ट्रैटेजी बनाते समय। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, चलो कनेक्ट करके आते हैं। 220, 220, 210। कॉन्टिनेंस से पहले वाली, याद आ रहा है? कॉन्टिनेंस से पहले वाली मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी चेक कर लो। कॉन्टिनेंस से पहले अपनी कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस, एथिकल रिक्वायरमेंट चेक कर लो और टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग चेक कर लो। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से, एवरीवन फोकस बच्चों। PEAOE में PEA क्या है? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी का रिजल्ट। आप मुझे बताओ, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी के रिजल्ट का इंपैक्ट स्ट्रैटेजी पे आएगा, हाँ या ना? बिल्कुल आएगा। अभी OE क्या है? अदर एंगेजमेंट्स। इधर देखो बच्चों, इधर बहुत ध्यान से, बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, सुनना। एक ऑडिटर क्या अपने क्लाइंट के लिए कुछ और भी काम कर सकता है? हाँ, कर सकता है। कुछ काम बिल्कुल मना है, जैसे कि एक ऑडिटर अपने क्लाइंट की अकाउंटिंग नहीं कर सकता है, लेकिन एक ऑडिटर अपने क्लाइंट की टैक्स केस में रिप्रेजेंटेशन, एक ऑडिटर अपने क्लाइंट की टैक्स केस में रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। कहीं पे टैक्स केस चल रहा है किसी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के सामने, क्या वो ऑडिटर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वहां पे टैक्स केस को रिप्रेजेंट कर सकता है? आंसर इज यस, कर सकता है। राइट? बोलिए हाँ या ना। अब मेरी बात को समझिएगा। OE अदर एंगेजमेंट कनेक्ट करने वाला हूं। मैं एक कंपनी का ऑडिटर हूं, मैं उसको टैक्स केस में कहीं रिप्रेजेंट भी कर रहा हूं, क्या मेरे पास उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन होगी जो मुझे स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करेगी? बता दीजिए, कम ऑन, यस और नो। तो PEA प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी से जो इंफॉर्मेशन आई, OE अदर एंगेजमेंट से जो इंफॉर्मेशन आई, आई हैव टू कंसिडर दोज इंफॉर्मेशन फॉर और while formulating the audit strategy। क्लैरिटी है बच्चों कॉन्सेप्ट पे? जल्दी बोलो। आखिरी पॉइंट पे आते हैं बच्चों, NET ऑफ रिसोर्सेज। हेलो, ये हम पढ़ चुके हैं। क्या स्ट्रैटेजी बनाते समय मैं अपने रिसोर्सेज को ध्यान में रखूंगा? मेरे पास किस तरह के रिसोर्सेज हैं, कितने रिसोर्सेज हैं, कब कौन अवेलेबल हो सकता है? आंसर इज यस, NET ऑफ रिसोर्सेज। एक बार बच्चों फिर से पूरा आंसर तैयार करेंगे। देखो पता है क्या हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? समझना भी है और रटना भी है। और मैं आपको एक कैसे समझाऊं? अगेन ये आपको वही समझा सकते हैं जिन्होंने पहले कहीं क्लासेस ले रखी है। आप उनके सामने जब जाके बातचीत करेंगे या आपने खुद पहले कहीं क्लास ले रखी है, वो आपको बताएंगे यार हमें ना आता सब कुछ था, पेपर में नहीं लिख पाए यार। और मैं आपको ऐसे तैयार कर रहा हूं। अब आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया कि भाई साहब फैक्टर्स बताओ जरा कौन से कंसीडर करने चाहिए स्ट्रैटेजी बनाते समय। अचानक से क्यों आएगी? CS, RO, ETE, PAOE एंड NET ऑफ रिसोर्सेज। और आप ब्लैंक नहीं होंगे, आपके पास हर किसी में लिखने के लिए एक एक दो लाइनें हैं अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। जैसे कि CS, RO, CS में क्या लिखोगे? कैरेक्टरिस्टिक एंड स्कोप। आपको पता है आपका आंसर आई से मैच होना शुरू हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक एंड स्कोप आप बता सकते हो कि भाई हम लोग स्ट्रैटेजी बनाने से पहले क्या देखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, स्कोप देखेंगे, लीगल रिक्वायरमेंट्स देखेंगे, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स देखेंगे। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, हमें रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू द एंटिटी क्या डिफर कर सकता है? अकॉर्डिंग टू द एंटिटी क्या, देखो मेन ऑब्जेक्टिव सेम रहेगा लेकिन उसमें कुछ एडिशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जैसे मैं आपको शुरू से बताता आया कि भाई इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन नहीं देना अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। ETE वाला पॉइंट तो अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट है। आपको वो फैक्टर्स भी कंसीडर करने हैं जो डिसाइड करते हैं कि एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स कैसे डायरेक्ट होंगे। फिर उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। PEAOE आपने जो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी करी थी 220, 210 उन एक्टिविटीज का भी इंपैक्ट आपकी स्ट्रैटेजी पे आएगा।
कम ऑन। ओई, आप अगर अदर एंगेजमेंट भी कर रहे हैं किसी क्लाइंट के साथ, उसका भी इंपैक्ट आपकी स्ट्रेटेजी पे आएगा। कम ऑन गाइस। और आखिरी बच्चों, एनईटी ऑफ रिसोर्सेज, मुझे बताइए आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है या जिस तरह के रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, क्या उसका इंपैक्ट भी आपकी स्ट्रेटेजी पे आएगा? आंसर इज यस। 2 क्वेश्चन आपने रॉक सॉलिड तैयार कर लिए। फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग ऑडिट स्ट्रेटेजी 1, and what are the advantages of audit strategy? Advantages: NETM resources, factors CSROETE, PEAOE and NETM of resources. Done. बोलिए क्या बोलती पब्लिक? अब आपको आज का होमवर्क भी देता हूं, जरा ध्यान से बच्चों सुन लीजिएगा। इधर देखो प्लीज। ये दोनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए, बहुत अच्छे से हेडिंग्स हमें सारी याद है, अंडरस्टैंडिंग हमारे पास है। इवन इस क्वेश्चन की तो डिटेल्स बच्चों ने कहां से पढ़ ली है, जल्दी बता दीजिए। आईसीए की स्टडी मैट से हमने पढ़ ली है। अब यहां पे बच्चों आईसीए क्या गड़बड़ कर देता है, मैं आपको वो दिखाता हूं। आईसीए आपको बोलेगा कि भाई साहब फैक्टर्स बताओ जो आपने कंसिडर करने व्हाइल एस्टैब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रेटजी। हमारा बच्चा खुश है, उसे पता है 5 फैक्टर्स है, कम ऑन यस और नो। लेकिन बच्चों आईसीआई कहां पे आप लोगों को परेशान कर सकता है, वो बोलेगा ये बताओ करेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई करते समय करेक्टरिस्टिक्स के कुछ एग्जांपल्स दो। और वो बच्चों आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। देखिए करेक्टरिस्टिक के एग्जांपल देखिए, करेक्टरिस्टिक के एग्जांपल के बाद रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव के एग्जांपल देखिए, और उसके बाद आप लोग अब जो अपने मेरे साथ पढ़ा है ईटीई के एग्जांपल्स देखिए, और ईटीई के बाद बच्चों आप लोगों को बोलेगा कि प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट के बारे में भी कुछ डिटेल में बता दो, आप एनईटीएम ऑफ रिसोर्सेज के बारे में भी कुछ डिटेल में बता दो। मुझे डर सिर्फ इसमें 2 से है, एक तो कैरेक्टरिस्टिक से, दूसरा डर है बच्चों मुझे आपका रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव से, और तीसरा एंगेजमेंट टीम एफर्ट से। इनके अंदर से जब क्वेश्चन पूछेगा ऐसे तो भाई साहब हम डर जाएंगे, हमें वो याद नहीं होगा। लेकिन चिंता मत करो, क्या हम इनके अंदर का भी मटेरियल पढ़ सकते हैं? बोलो हाँ के ना। बिल्कुल, नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाने वाला हूं, छोड़ेंगे नहीं भाई। और अगर किसी को लगता है कि इस पहली बात, अगर किसी ने भी एक बार बच्चों प्लीज चैट में ऑनेस्टली बताना आपने पहले कहीं और क्लासेस ले रखी हैं, हाँ या ना, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। यस और नो लिख दो। अच्छा यस तभी लिखना, नो वाले मत लिखो, यस वाले लिखो, सिर्फ यस वाले, प्लीज सिर्फ यस वाले लिखो, सिर्फ यस वाले जिसने ले रखी है, सिर्फ उन्हीं से मेरा क्वेश्चन है, सिर्फ उन्हीं से मेरा क्वेश्चन है। किसी टीचर का नाम ना ले, किसी भी टीचर